जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शरणम आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने राजपूत काल, जो मध्य प्रदेश में अर्ली मिडाइवल पीरियड, पूर्व मध्यकाल जिसे राजपूत काल भी कहते हैं, वहां से हमारी क्लास स्टार्ट की थी। कुछ बेसिक सी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि राजपूत काल के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होता है और कौन कौन से राजवंश जो मध्य प्रदेश के यूनिट नंबर 2, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का सिलेबस है, तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, राजपूत डायनेस्टी हैं या राजपूत राजवंश हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो वो सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। कल हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है वहां से क्लास हमारी स्टार्ट की थी, पीवाईक्यू भी देखे थे। आज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो काल की बात करें, राजपूत काल की बात करें, तो उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं थोड़ा सा एक बार उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था जितने भी राजपूत राजवंश हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, तो वो आपके ये रहे सारे, है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल जैसे कहते हैं हम लोग, अर्ली मिडिवल पीरियड या राजपूत पीरियड, तो राजपूत एरा हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश का राजपूत कालीन इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन इन मेजर राजपूत डायनेस्टीज के बारे में या इन इन महत्वपूर्ण राजपूत राजवंशों के बारे में हमको पढ़ना रहता है। जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने बात की थी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, कल उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, इनके इतिहास जानने के स्रोत वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद कलचुरी जो डायनेस्टी है आपकी, या कलचुरी जो राजवंश है, इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक है आपकी त्रिपुरी, दूसरी है महिष्मती। महिष्मती बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी नहीं है, लेकिन त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं इनका मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इसीलिए त्रिपुरी के कलचुरी को हम देखेंगे। इसके बाद परमार वंश, जहां से मैं समझता हूं कि सर्वाधिक क्वेश्चन परमार जो राजवंश है वहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा चंदेल जो वंश है, चंदेल डायनेस्टी है, वहां से भी क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। कच्छप घात जो वंश है आपका, कच्छप घाता डायनेस्टी, यहाँ से भी रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो मुंजपाल या मुंजपाल डायनेस्टी, यहाँ से भी रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ तोमर वंश या तोमर डायनेस्टी, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजवंश हैं, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस एमपीपीएससी के द्वारा ना केवल स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में बल्कि जो अदर एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर या अदर कोई भी एग्जाम है, एमपीपीएससी रेगुलर क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा उन पर एक बार नजर मार लेते हैं। पीवाईक्यू एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन अभी तक एमपीपीएससी ने पूछे हुए हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एमपीपीएससी जो है वो इस पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कितनी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और इसके बाद एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिसे मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। खजुराहो को कहा जाता है, और जो चंदेल जो डायनेस्टी है, चंदेल वंश, उनके द्वारा निर्मित जो महत्वपूर्ण मंदिर है खजुराहो के, तो ये चंदेल डायनेस्टी से एसोसिएटेड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका धंगदेव, धंगदेव किस वंश का शासक था। ठीक है, ये भी आपका जजाक भुक्ति के जो चंदेल हैं उन्हीं से रिलेटेड है। फिर आपका इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते चलें, जैसे धंगदेव किस वंश का शासक है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपसे जो क्वेश्चंस का डायमेंशन बनता है, एक डायमेंशन ये भी पूछा जाता है कि जो राजा हैं उन राजाओं के अचीवमेंट्स से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन जो राजा हैं, जो रूलर हैं, वो रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो उससे जरूर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें ज्यादातर धंगदेव को आप देखोगे या फिर परमार वंश के शासकों की बात करोगे, जैसे गांगेदेव इसका उत्तर है, तो ये प्रोमिनेंट रूलर रहे अपनी अपनी डायनेस्टी के। तो जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, और वो किस वंश से एसोसिएटेड हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। ये रिसेंटली अभी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, धनपाल इसका आंसर था। इसके बाद आता है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था। विद्याधर, ये चंदेल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकेले चंदेला डायनेस्टी ना, चंदेला जो डायनेस्टी है वहां से। फिर है ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर, ये कहां पर स्थित है, ये खजुराहो से है। खजुराहो के जो मंदिर चंदेलों ने बनवाए थे वहां से है, चंदेला डायनेस्टी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है आपका। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। तो विभिन्न जो
अरबी लेखक हैं या अरबी जो यात्री हैं, अरब यात्री हैं, वो मध्य प्रदेश में जो राजपूत कालीन राजवंश है उनके काल में भारत की यात्रा पर आते हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ विवरण अपनी यात्रा विवरणों में दिए हैं इन राजपूत राजाओं के बारे में, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही साथ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। जब हम मध्यकालीन मतलब मध्य प्रदेश में राजपूत कालीन इतिहास की बात करते हैं, जो राजपूत पीरियड का जो हिस्ट्री है उसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो हम देखते हैं कि वहां पर राजशेखर का नाम बहुत ज्यादा आता है। राजशेखर इस समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में तो होते ही होते हैं। गुड इवनिंग अनामिका जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में तो राजशेखर आपको मिलेंगी। इसके बाद फिर ये कलचुरियों के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपको रेगुलर देखने को मिलेगा राजशेखर से और इसकी किताबों के ऊपर। फिर मतंगेश्वर मंदिर, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका। खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर है मतंगेश्वर, और खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? चंदेलों ने। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश में जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसमें भी आ जाता है। इसके बाद चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? ये परमार वंश से है, परमार के राजा भोज, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। और फिर निम्नलिखित में से किस परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? है ना, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो परमारा डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है और परमार डायनेस्टी, परमार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर था उपरोक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, इन क्वेश्चन से आपको एक डायमेंशन तो समझ में आ रहा होगा जो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। मेनली यहाँ से बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आप कह सकते हो, एक तो जो यहाँ का स्थापत्य है, यदि हम डायमेंशनों की बात करें तो स्थापत्य हो गया, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है। तो आप यदि राजपूत कालीन जितना भी आर्किटेक्चर है उसे बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो लिटरेचर है, लिटरेचर या साहित्य, क्योंकि अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे अदर एग्जाम में, तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, जो प्रोमिनेंट जो रूलर हैं आपके, प्रोमिनेंट रूलर एंड देयर डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है? दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था और इनमें से परमार वंश का शासक कौन नहीं था? तो महत्वपूर्ण शासक और उनका राजवंश, किस राजवंश के साथ है, किस राजवंश से भी बिलोंग करते हैं, तो एक डोमेन मतलब डायमेंशन आपका ये भी निकल के आता है। तो मेनली यदि आप देखोगे तो कल्चर वाला पार्ट जिसमें आर्किटेक्चर और लिटरेचर, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा, किसी शासक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके वंश के बारे में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये विद्याधर हो गया, तो प्रोमिनेंट रूलर की जब हम बात करें तो किसी प्रोमिनेंट रूलर का यदि कोई अचीवमेंट है, किसी प्रोमिनेंट रूलर का कोई महत्वपूर्ण अचीवमेंट है तो उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि विद्याधर बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं चंदेल वंश के। विद्याधर की यदि हम बात करें तो इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने महमूद गजनबी का क्या किया, सामना किया था, और महमूद गजनबी को इन्होंने क्या किया, कुछ इतिहासकार बोलते हैं पराजित किया और कुछ बोलते हैं उसकी महत्वाकांक्षाओं को क्या किया, इसने पूरा नहीं होने दिया। तो किसी प्रोमिनेंट रूलर का या किसी महत्वपूर्ण शासक की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है, कोई मेजर अचीवमेंट है, तो उस अचीवमेंट पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप डायमेंशन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 3-4 डायमेंशन पर ही आयोग ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे। ये आपका लिटरेचर में आ जाएगा, जैसे अरबी लेखक आए थे। जी बिल्कुल अनामिका जी, कल क्लास हुई थी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी क्लास, है ना, एप्लीकेशन पे कल की क्लास भी अपलोडेड है। कल हालांकि हमने पढ़ा कम था, राजपूत काल के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन सी जो है वो राजपूत कालीन जो इतिहास है उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल देखे थे कि राजपूत है क्या, ये जाति कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके ओरिजिन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। क्लास आज मेनली स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। फिर राजशेखर, ये आपका लिटरेचर हो गया, और ये मतंगेश्वर मंदिर, ये आपका अगेन स्थापत्य से रिलेटेड हो गया। आप देख सकते हैं जैसे ये त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये अगेन आर्किटेक्चर स्थापत्य वाला पार्ट हो गया। अच्छा नहीं है लेक्चर 15 के बाद, तो आज अपलोड करवा दूंगा मैं, है ना, अभी इस क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो, क्लियर है। और ये आपके सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये
एक आधा बार मेनली परमार राजवंश के बारे में पूछे गए हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो परमार वंश है उसके बारे में एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। चलिए इसके अलावा अब एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम है वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हमें एक आइडिया इससे भी लग जाएगा, क्योंकि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के साथ साथ एमपीपीएससी जो दूसरा एग्जाम लेता है तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका एक अप्रोच बिल्ड करने में कि भाई इस टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक को राजपूत काल को मध्य प्रदेश में किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज रिलेटेड विथ, है ना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, ये आपका उज्जैन से एसोसिएटेड है। कल हम लोगों ने देखा भी था ये गुर्जर प्रतिहार, है ना, जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो मेनली इनका ओरिजिन उज्जैन से माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चंदेल सेना नायक आल्हा एवं ऊदल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आल्हा और ऊदल यदि हम देखेंगे तो चंदेल वंश के एक शासक है परमर्दी देव, राजा परिमल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और इनका एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है महोबा का युद्ध जिसे कहा जाता है, और उसमें आल्हा और ऊदल जो है शहीद हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने डायमेंशन अभी निकाला थोड़ी देर पहले कि प्रोमिनेंट रूलर हो गया और उस मतलब महत्वपूर्ण शासक हो गए प्रोमिनेंट रूलर, और उस शासक के काल में यदि कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम, है ना, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट यदि हुआ है तो उससे क्वेश्चन अवश्य पूछ रहा है। जैसे आला ऊदल ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है तो इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसके बाद भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी, तो ये अगेन आपका लिटरेचर हो गया, लिटरेचर वाला जो डायमेंशन निकाला था वो हो गया। ठीक है, राजा भोज जो है ये माने जाते हैं कि ये स्वयं विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और इनके दरबार में जो है वो विद्वानों का तांता लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी। क्लियर है, तो किसने भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी, ये अगेन लिटरेचर से। लिटरेचर में एक तो आपके टेक्स्ट, है ना, जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी, दूसरा उनका जो वर्क है, वर्क मतलब उन्होंने जो, सॉरी, एक तो रचनाएं टेक्स्ट हो गया, दूसरा जो आपके लेखक हैं राइटर हो गए, आपके राइटर या पोइट जो भी आप कहना चाहो, कवि या लेखक जो भी है, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कवि और उनकी रचनाएं, उनसे भी क्वेश्चन रेगुलर पूछा है आयोग ने। राजा भोज की राजधानी कहाँ है, अगेन परमार डायनेस्टी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक कैपिटल सिटी, मतलब यदि आप राजपूत काल पढ़ रहे हैं तो एक डायमेंशन और निकल के आएगा कि इन राजपूत राजवंशों की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वहां से भी क्वेश्चन रेगुलर आयोग ने पूछे हुए हैं। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, तो एक फाउंडर, ये तो आप पढ़ोगे ही, संस्थापक, संस्थापक बेसिक क्वेश्चन है, हर डायनेस्टी का फाउंडर आपको पता होना चाहिए। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, अगेन जो कैपिटल की बात कर रहे थे हम लोग, राजधानी की बात कर रहे थे, अगेन राजधानी वाले पार्ट से क्वेश्चन है। परिमल रासो की रचना किसने की, अगेन ये आपका लिटरेचर से आ गया क्वेश्चन। तो जो जो डायमेंशन हम निकालेंगे अभी आप देखेंगे, साहित्य वाला जो पार्ट है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उन्हीं डायमेंशन से मिलेंगे। राजा भोज किस वंश का शासक था, ठीक है, अगेन जो प्रोमिनेंट रूलर और उनकी डायनेस्टी, मतलब महत्वपूर्ण शासक और उनके राजवंश, किस राजवंश से वो एसोसिएटेड हैं, उससे क्वेश्चन। इसके बाद बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है ना, तो अगेन आपका लिटरेचर साहित्य से क्वेश्चन आ गया, ये फिर से लिटरेचर वाले डायमेंशन में चला जाएगा। फिर आपका चंद्रेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है, ये आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है जो इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वहां से आपसे पूछा गया है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला पार्ट है, स्रोत जो है आपके इतिहास के, वहां से अगेन एक क्वेश्चन। कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है, जैसे कि हमने कहा प्रोमिनेंट रूलर, महत्वपूर्ण शासक, और उन महत्वपूर्ण शासकों ने यदि कोई उपलब्धि अर्जित की है, कोई महत्वपूर्ण काम किया है, तो कलचुरी राजाओं में सबसे पहले सिक्के चलाने का काम किसने किया। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या है, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ। ठीक है, ओरिजिन कहां पर हुआ इनका, कई सारे क्वेश्चन है, जैसे जैन मंदिर दोपकुंड कहां स्थित है। ठीक है, इसके बाद किस चंदेल शासक ने प्रयाग के, जो मतलब आपका आर्किटेक्चर वाले पार्ट में आ जाएगा, स्थापत्य डायमेंशन आप देखते चलना, और ये डायमेंशन साइड बाय साइड नोट करते चलना कि राजपूत काल में आपको पढ़ना क्या है। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी, अब जल समाधि ली गई थी जिस चंदेल शासक के द्वारा, तो राजपूत कैसे कुछ राजा रहे हैं राजपूत काल में जिन्होंने जल समाधि का मतलब यह है कि इन्होंने जल
अपना जो प्राण है वो किसी नदी के संगम में जाकर के उस नदी के अंदर अपने प्राणों को क्या किया, त्याग दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा धंग इसका मतलब जो राजा धंग रहे हैं चंदेल वंश के, उन्होंने जल समाधि ली थी, प्रोमिनेंट फैक्ट है और प्रोमिनेंट अचीवमेंट भी है उनका। इसके बाद निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सासबहू मंदिर का निर्माण किया गया था? अगेन ये स्थापत्य कला आर्किटेक्चर वाले डायमेंशन से क्वेश्चन है। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? शारदा सदन राजा भोज। अगेन आपका कहां से? आर्किटेक्चर। आप देखते चलो, डायमेंशन लास्ट में एक साथ लिख लेना। विदुषाल भंजिका के लेखक कौन है? अगेन लिटरेचर, लिटरेचर से क्वेश्चन आया है आपका। साहित्य, जो इस काल का साहित्य है राजपूत काल का, वहां से क्वेश्चन है। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा? अगेन लिटरेचर, साहित्य वाले डायमेंशन से क्वेश्चन है। फिर खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन है? यह आर्किटेक्चर, स्थापत्य। अगेन नव सहसांग चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? अगेन लिटरेचर, साहित्य। क्योंकि क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड, इसमें एक बड़ी समस्या ये जाती है आप लोगों के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी राजा हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते दिखेंगे। कोई राजा किसी को है ना चमाट मार देगा पीछे से, कोई पीछे उसके मार देगा, बस ये एक दूसरे की टांग खींचते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? तो युद्ध इतने ज्यादा होते हैं, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जीत रहा है, कौन किसने किस पर आक्रमण कर दिया। क्लियर है? तो उस कारण से राजपूत काल में आपको खिचड़ी सी पकी हुई मिलती है और उस खिचड़ी को समझना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। अब पढ़ें क्या? तो वो बताते हैं PYQ भाई वो खिचड़ी नहीं पढ़नी है आपको, जो आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, इसने इसको मारा इसने उसको कूटा, वो सब पढ़ने के बजाय ये PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न बहुत ही सीधे हैं, सिंपल हैं। कौन किसको मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उन चीजों को पढ़ लो जो इसके अलावा है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर वाला जो पार्ट है, जिसमें मेनली आपका लिटरेचर और आर्किटेक्चर है, साहित्य और स्थापत्य कला। इसके अलावा यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट फैक्ट है आपका किसी भी शासक से रिलेटेड, किसी भी जो महत्वपूर्ण शासक है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ लो, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फालतू इधर उधर दिमाग घुमाने की आवश्यकता आपको नहीं है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा गया है? अब ये आप देखेंगे युवराज देव प्रथम है, तो ये अगेन राजशेखर जो है, ये भी लिटरेचर वाले पार्ट से ही आएगा क्वेश्चन नॉर्मली, साहित्य से, क्योंकि राजशेखर ने अपनी जो रचना है विद्युशाल भंजिका, तो विद्युशाल भंजिका में है ना इस कलचुरी शासक युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा है, तो ये अगेन लिटरेचर से ही क्वेश्चन है। फिर चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? है ना, महमूद गजनबी का किया था। और चंदेल शासक विद्याधर बहुत महत्वपूर्ण शासक है चंदेल राजवंश में, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि थे? अगेन ये लिटरेचर वाला पार्ट हो गया आपका, साहित्य वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है, लिटरेचर है ना। ये प्रोमिनेंट रूलर आपका हो गया और उससे रिलेटेड कोई प्रोमिनेंट फैक्ट हो गया, फैक्ट महत्वपूर्ण शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वहां से ये क्वेश्चन है। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई थी? अगेन लिटरेचर। जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इस पीरियड में, राजपूत काल में। क्लियर है कि आपको पढ़ना क्या है, आपका जो फोकस है वो एकदम क्लियर रहे कि भाई इस टॉपिक में यही यही चीजें पढ़नी है। वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? अगेन आपका फिर से लिटरेचर, फिर से लिटरेचर। किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? अगेन जो कैपिटल है आपका राजधानी वाला पार्ट। खजुराहो के स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? स्थापत्य कला, स्थापत्य, आर्किटेक्चर। तोमर वंश का संस्थापक कौन है? फाउंडर, संस्थापक आपको याद करने। किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा गया? अगेन लिटरेचर से ही क्वेश्चन है ना। शासक की उपाधियां, टाइटल भी इसको कह सकते हो, टाइटल। और अगेन ये टाइटल कहां दिया गया है? चूंकि राजशेखर ने अपनी किताब विद्युशाल भंजिका में दिया है तो इसलिए ये टाइटल बार बार पूछा गया है, अदरवाइज और किसी राजा का टाइटल नहीं पूछा है। हाँ, मतलब ये ना हो कि आप उज्जैनी भुजंग बार बार पूछ रहा है तो आप सभी राजाओं के टाइटल याद करने लग जाओ, आवश्यकता नहीं है।
चूंकि ये राजशेखर के द्वारा अपनी किताब में दिया गया है, राजशेखर कवि है, तो इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। मालवा के परवार वंश के शासक कौन थे? अगेन फाउंडर, संस्थापक, अगेन संस्थापक है ना। सास बहू के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने कराया था? अगेन स्थापत्य कला से। जजाक भुक्ति के संस्थापक कौन थे भैया? फाउंडर, संस्थापक। फिर खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया? अगेन आर्किटेक्चर, स्थापत्य। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने किया? अगेन आर्किटेक्चर, स्थापत्य। और मेनली आप देखोगे जो चंदेल राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, वहां से चंदेलों से ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से हैं। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जजाज भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा था? तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके से जो क्रोनोलॉजी है आपकी राजवंशों की, तो वो तो नॉर्मली आपको याद रखनी है। कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा जो तथ्य सही है ना? तो फैक्ट जानना है तो कर्णदेव बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं कलचुरी के, तो प्रोमिनेंट रूलर और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट है या प्रोमिनेंट फैक्ट है वो। फिर आप देखेंगे पारिजात मंजरी नामक नाटिका किस शासक की प्रशंसा में? अगेन लिटरेचर, साहित्य। फिर तोमर वंश का संस्थापक, अगेन फाउंडर, संस्थापक, संस्थापक वाला डायमेंशन। फिर मालवा के अंतिम परवार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? हालांकि ये उधर आ जाएगा आपका जो मध्यकाल पढ़ेंगे हम लोग, सल्तनत काल, क्लियर है, लेकिन चूंकि परमार वंश से एसोसिएटेड है तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ कौन सा है? सम्रांगण सूत्र। तो ये भी लिटरेचर से हो गया आपका। अब यदि आप डायमेंशन निकालोगे ना कि भाई पढ़ना क्या है इसमें, है ना, एक सीधा सा क्वेश्चन है कि राजपूत काल में क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। राजपूत काल में क्या पढ़ना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू, यदि पीवाईक्यू की हम बात करें तो पीवाईक्यू के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमें ये चीजें हैं जिनके ऊपर हमें मेहनत करनी है, बाकी चीजों को हम स्किप कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका पहला डायमेंशन क्या निकल के आ रहा है? पहला आ रहा है कि भाई संस्थापक, संस्थापक पूछे गए हैं बार बार। तो सभी राजवंशों के जो फाउंडर हैं आपके, उनके बारे में आप अवश्य पढ़ें, उन्हें आपको याद करना है। दूसरा, राजधानी पूछा जा रहा है बार बार, जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनकी राजधानियां क्या थी? कैपिटल, कैपिटल से एक क्वेश्चन बनेगा। तीसरा आपका इस काल में जो साहित्य रचा गया, साहित्य व साहित्यकार, है ना, लिटरेचर, लिटरेचर। चौथा है आपका स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। और पांचवा है जो महत्वपूर्ण शासक, केवल महत्वपूर्ण शासक, इक्का दुक्का हैं, वह उनकी उपलब्धियां, उनकी उपलब्धियां। यदि हम कहें प्रोमिनेंट रूलर, प्रोमिनेंट रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स। तो ये कुछ 4-5 डायमेंशन निकल के आते हैं, इन्हीं के ऊपर आयोग ने बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो इस पूरे राजपूत काल की, जो राजपूत पीरियड है, यदि उसको इस तरीके से आगे लेके जाते हो और इन डायमेंशन पे काम कर लेते हो, तो इस काल से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में हो, चाहे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, आप यकीन मान के चलिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला। क्लियर है? आपका प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, लेकिन इन डायमेंशंस को आपको थॉरोली कवर करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा इन डायमेंशंस को। तो इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे हम हमारी क्लास लेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको सारा कुछ, मतलब आप घबराए ना कि सर सीधा सीधा पढ़ा के ना निकल जाए, पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? वो ये हैं, ये 5 चीजें हैं जिन पर आपको काम करना है। मतलब जो आपने सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स की बात की थी कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है या सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, तो आपकी सिनॉप्सिस जो बनाई जाएगी, जो आपको लास्ट टाइम पे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, तो उसमें आप इन चीजों को नोट करें, बाकी चीजों को छोड़ते चले जाएं। सीधी सी बात ये है ना।
इन डायमेंशंस को आप अपने शॉर्ट नोट्स में, सिनॉप्सिस में बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स बनाना, जो सिनॉप्सिस बनाना, उसी तरीके से इन डायमेंशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते जाओ टू द पॉइंट, और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। आपका ये राजपूत पीरियड जो पूरा है आपका 650 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक, है ना, 650 एडी से 1206 एडी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि आपका हार्डली मतलब 4 से 5 पेज में पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। जितने डायमेंशन है ना, लगभग 4 से 5 पेज में पूरा राजपूत काल कवर हो जाएगा। इसके लिए कोई मोटी मोटी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और आपको किसी किताब को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पीपीटी आपको स्लाइड मिल रही है ना, उसमें सफिशियंट एनफ अमाउंट में क्या है, आपको कंटेंट दिया जा रहा है। उसमें से ये भी बताया जा रहा है कि आपको किन चीजों पर काम करना है, बात खत्म। ठीक है, आपको डिटेल में, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, इसलिए आपको कंटेंट हम डिटेल में दे रहे हैं। बाकी आपको पढ़ना क्या है, उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो भी निकाल के दे रहे हैं। तो ये दोनों ही काम हम अपनी क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जो पीपीटी मिल जाएगी तो एक बार पीवाईक्यू के बेसिस पे आप स्वयं भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर आप लोग करें। कल हम लोगों ने देखा था कि ये जो राजवंश जो हमें पढ़ने थे, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहारों की बात की थी। तो मध्य प्रदेश में जो पहला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने देखा था कि इनकी 3 अलग अलग जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। मेनली सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पर ये रूल कर रहे थे, और इन्होंने जो उत्तर भारत का जो मध्य का क्षेत्र था, है ना, उत्तर भारत में भी जो बीच वाला जो पार्ट था आपका, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उस पूरे क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ था। 3 अलग अलग क्षेत्रों में ये एस्टेब्लिश थे। मांडव्यपुर मेदांतक ब्रांच थी, मांडव्यपुरा मेदांतका ब्रांच। दूसरा है भृगु कच्छ नांदीपुरी शाखा, भृगु कच्छा नांदीपुरी ब्रांच, एंड अगेन अवंती एंड कन्नौज ब्रांच, अवंती कन्नौज ब्रांच। अब चूंकि मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कुछ भी है ना लेना देना रहेगा, वो रहेगा अवंती कन्नौज ब्रांच से, है ना, अवंती और कन्नौज शाखा से। यहां से क्वेश्चन की हमने बात की थी, पीवाईक्यू मैंने सारे एक साथ रख दिए ताकि आपको ओवरऑल इस पूरे पीरियड का आइडिया मिल जाए, लेकिन इस वंश से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अवंती कन्नौज ब्रांच की बात करें, अवंती कन्नौज ब्रांच, तो ये मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया, वो बेसिक फैक्ट है। और इन्होंने कब रूल किया, टाइम पूछा जा सकता है 8th सेंचुरी एडी से लेकर के 10th सेंचुरी एडी तक, 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया, है ना। द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ अवंती कन्नौज रूल्ड ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम द 8th सेंचुरी एडी टू 10th सेंचुरी एडी। इसके बाद ये भी कल हम लोगों ने देखा था कि ये अपना संबंध भगवान राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या कहते हैं, प्रतिहार कहते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जो थे वनवास के समय 14 वर्षों के दौरान भगवान राम और सीता जिस कुटिया में रहते थे, या भगवान राम के द्वारपाल के तौर पर रहे। क्लियर है, वो पूरी कहानी हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो नींद थी वो अपनी पत्नी उर्मिला को दे दी थी। चूंकि ये लक्ष्मण जी के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो वंश है वो सूर्यवंशी कहलाता है, तो इसीलिए गुर्जर प्रतिहार अपने को सूर्यवंश से एसोसिएटेड करते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। इसके अलावा राजकवि राजशेखर ने प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि कहा है, ये भी कल देखा था, है ना, द ज्वेल ऑफ द रघु डायनेस्टी। क्लियर है, तो इसको भी समझा था कि रघुकुल मुक्ता मणि का तात्पर्य क्या है, रघुकुल भगवान राम से संबंधित है। तो रघुकुल है ना की जो डायनेस्टी है, मतलब भगवान राम का जो वंश है, उस वंश से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज रही हैं, जो भी चीजें रही हैं, तो उस वंश रूपी हार में ये क्या है, एक महत्वपूर्ण जेम की तरह है, महत्वपूर्ण ज्वेल की तरह है। जिनसैन की रचना हरिवंश पुराण में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन बताया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई इनका मूल स्थान कहां पर है, उज्जैन है। इन जिनसैनास कंपोजिशन द हरिवंश पुराणा द ओरिजिनल सीट ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा ऑफ कन्नौज इज मेंशन्ड एज उज्जैन। और ये अपना प्रारंभिक जो शासन है, इनिशियली जो रूल करना प्रारंभ करते हैं कहां से, उज्जैन से। बाद में अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सोर्सेस देखे थे हम लोगों ने, इंस्क्रिप्शंस की बात की थी, अभिलेखों की बात की थी, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं, उसमें मेनली जो एमपी से एसोसिएटेड है उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि चतुर्भुज मंदिर से ग्वालियर, चतुर्भुज मंदिर जो ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में एस्टेब्लिश है, वहां से 2 शिलालेख हमें मिलते हैं, 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं इनके, 2 इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम चतुर्भुज टेम्पल ग्वालियर।
इसके अलावा भोज प्रशस्ति, जो राजा भोज का सागर ताल अभिलेख है, भोज प्रशस्ति सागर ताल इंस्क्रिप्शन ऑफ राजा भोज, ठीक है, किंग भोज, ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है, इनसे इनकी जानकारी देता है हमको। फिर आता है पठारी स्तंभ लेख, पठारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये राजा परवल हैं विदिशा के, उनसे एसोसिएटेड है पठारी पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर रखेत्रा प्रस्तर लेख, ये राजा विनायक पाल जी से एसोसिएटेड है, रखेत्रा स्टोन इंस्क्रिप्शन। और जो शैल वंश के बारे में पढ़ा था वहां से राजौली नहीं है, ये राघौली है, ठीक है, घा कर लेना इसको, राघौली, क्लियर है। तो राघौली इंस्क्रिप्शन ये राजा व्याघ्रदेव से एसोसिएटेड है, शैलवंश सॉरी जयवर्धन है ना, शैलवंशी राजा जयवर्धन का राघौली जो अभिलेख है बालाघाट से मिला था। लाल जी कह रहे हैं 2025 में केशव दास से क्वेश्चन आया था, जी केशव दास से आया वो क्वेश्चन, लेकिन हम जब केशव दास की बात करेंगे तो हम मेनली केशव दास को कहां पढ़ेंगे, साहित्य में पढ़ेंगे। आपका जो एक टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में, साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे केशव दास को। मध्य प्रदेश के जितने भी मध्यकालीन साहित्यकार हैं, ठीक है, आपके वहां पर केशव दास को देखेंगे। और केशव दास बहुत लेट आते हैं, क्लियर है, केशव दास थोड़ा लेट आते हैं ना। चल, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ और सोर्सेस थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश से इनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, कन्नौज प्रतिहार, जो अवंती कन्नौज की जो गुर्जर प्रतिहार ब्रांच है उससे बहुत एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराते। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर भी आप देख लेना इसको। इसके बाद जानकारी के सोर्सेज में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनको हमने देखा था, जैसे कि जिनसेन की जो रचना है हरिवंश पुराण, हरिवंशा पुराण ऑफ जिनसेन। राजशेखर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं मध्यकाल के, और इनकी कई सारी रचनाएं पूछी गई हैं, तो इनकी सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। बाल भारत एवं काव्य मीमांसा हो गया, ठीक है। चंद्र प्रभा सूरी कृत प्रभावक चरित, चंद्र प्रभा सूरी जो जैन आचार्य हैं, जैन कवि हैं, इनकी रचनाएं प्रभावक चरित भाई चंद्र प्रभा सूरी, ये भी गुर्जर प्रतिहार जो ब्रांच है अवंती वाली उसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर आते हैं जयानक भट्ट, जयानक भट्ट इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज चौहान है आपके चौहान वंश के, उन्हीं के ऊपर है पृथ्वीराज विजय। इसी में हमको जो है उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज चौहान के विभिन्न युद्धों का, उनकी विजयों का। स्कंद पुराण का प्रभास खंड है ना, स्कंद पुराण से भी जानकारी मिलती है। और कल्हण की जो रचना है राजतरंगिणी है ना, राजतरंगिणी बाई कल्हण, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक क्वेश्चन जो आया था विदेशी यात्रियों के बारे में कि भाई किन किन ने जानकारी दी थी, तो सुलेमान अबू जैल अल मसूदी और अल गर्दी जी, ये महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अपने यात्रा विवरणों में कुछ कुछ जानकारी देते हैं। अमंग द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स सुलेमान अबू जैद अल मसूदी एंड अल गर्दी जी द प्रोमिनेंट वंस। इसके बाद अब बात करेंगे, यहां पर हम लोग आ गए थे कल, यहां से हमारी क्लास जो है वो खत्म हुई थी कल, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डायमेंशन निकाले थे, उन डायमेंशंस में सबसे पहला डायमेंशन जो था एक तो आपका फाउंडर, संस्थापक है ना, डायमेंशन याद रखना तो आप ट्रैक पे रहोगे। संस्थापक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर डायनेस्टी का फाउंडर आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार जो वंश की, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं नागभट्ट प्रथम, ठीक है। देखिए जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, यदि ओवरऑल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की बात करें तो उसके फाउंडर माने जाते हैं, इसे आप चाहो तो साइड में कहीं नोट कर लेना। नॉर्मली इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरीशचंद्र, ठीक है। लेकिन ये जो हरीशचंद्र हैं, ये हरीशचंद्र मेनली किस कंटेक्स्ट में माने जाते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है। और जब गुर्जर प्रतिहारों की अवंती कन्नौज ब्रांच की बात करेंगे है ना, यहां पर क्योंकि अवंती कन्नौज वाली ब्रांच को ही पढ़ रहे हैं, तो अवंती और कन्नौज वाली ब्रांच में आप देखोगे कि यहां पर आपको कौन मिलेंगे, नागभट्ट प्रथम। तो इन्हें आप याद रखना, ये अवंती कन्नौज वाली जो ब्रांच है उसके फाउंडर हैं, और उस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर है। यहां साइड में नोट कर लेना, अवंती जो कन्नौज ब्रांच के संस्थापक, अवंती कन्नौज शाखा के
संस्थापक माने जाते हैं। और यदि इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे पूछता है, भारत के कंटेक्स्ट में, तो आप इसे याद रखोगे, हरिश्चंद्र है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो वो हरिश्चंद्र है। और अवंती कन्नौज ब्रांच जो है आपकी, या अवंती वाली जो ब्रांच है उज्जैन के जो गुर्जर प्रतिहार है, उनके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। अब इनके महत्वपूर्ण शासकों की बात करें या अन्य शासकों की, तो कई सारे शासक हैं, कल हम लोगों ने नाम देखे थे, हम सीधे एक इस पर आते हैं, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण शासकों के बारे में ही क्वेश्चन है, एक डायमेंशन जो निकल के आया था प्रोमिनेंट रूलर और उनके अचीवमेंट, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है, तो फालतू किसी को नहीं पढ़ना आपको। नागभट्ट फर्स्ट की बात करें तो ये उज्जैन के जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसके संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ उज्जैन। तो याद रखना, उज्जैन वाली जो ब्रांच है उसके संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट। इसके बाद चहमान सामंत भरतवट के हंसोत ताम्रपत्र लेख में इसे नागावलोक कहा गया है। ठीक है, तो इनका एक नाम मिलता है नागावलोक। ठीक है, नागाव लोक कहा गया है। और ये कहाँ कहा गया है, तो चाहमान, चाहमान मतलब जो चौहान वंश के जो शासक हैं ना, जो पृथ्वीराज चौहान वाला जो वंश है उसे चाहमान भी कहा जाता है। तो चाहमान सामंत थे, ठीक है, फ्यूरिटरी थे इनके। भरतवट, उनका एक ताम्रपत्र मिलता है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होता है, जिसे हंसोत कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, उसमें इन्हें नागावलोक कहा है। तो टाइटल हमने देखा बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं टाइटल। ठीक है, उज्जैनी भुजंग बार बार पूछा गया है टाइटल के रूप में, लेकिन इनके बारे में जैसे नागावलोक है तो इसे आप साइड में, मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो वहां पर इसे अवश्य नोट करना नागावलोक को। इसके बाद इनके नेतृत्व में जुनैद, इनके नेतृत्व में नहीं आएगा, फैक्ट गलत लिख दिया है ना। इन्होंने क्या किया था, जो जुनैद नामक अरब आक्रांता था उसको पराजित किया था, है ना। तो इसके नेतृत्व में जुनैद है, वो पॉइंट ठीक है। इसके मतलब नागभट्ट प्रथम, है ना, नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है यहां पर। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में, नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में, जो जुनैद के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारी भारत आए थे, तो इसने उनको पराजित किया था। तो इसके काल में भारत पर अरब आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है, जिसका लीडर कौन होता है, जुनैद होता है। उस जुनैद को नागभट्ट प्रथम के द्वारा पराजित किया जाता है ना। ही डिफीटेड द अरब इन्वेडर्स लेड बाय जुनैद। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सेंटेंस गलत बन गया। इसके बाद इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक महादान यज्ञ किया था। अब ये दंतीदुर्ग का जो हिरण्य गर्भदान है जो इन्होंने उज्जैन में किया था और उज्जैन के शासक को पराजित किया था, वो इन्हीं के टाइम की बात है, नागभट्ट प्रथम के टाइम की बात है। तो इस फैक्ट को भी लिंक कर लेना कि भाई किस मतलब जब उज्जैन में दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भदान नामक महायज्ञ किया था, तो उस समय उज्जैन में किस शासक का साम्राज्य था या किस शासक के द्वारा रूल किया जा रहा था, वहां शासन कौन कर रहा था। तो नागभट्ट प्रथम के काल की ही बात है, जब उज्जैन में दंतीदुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। तो दंतीदुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक है उनके द्वारा उज्जैन में क्या किया जा रहा है, हिरण्यगर्भ नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। क्लियर है। ड्यूरिंग हिज रीन राष्ट्रकूटा रूलर दंतीदुर्गा परफॉर्म द ग्रेट सैक्रिफाइस यजना कॉल्ड हिरण्यगर्भा इन उज्जैन। और ये क्वेश्चन जो दंतीदुर्ग वाला है, ये स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के साथ साथ अदर जो एग्जाम है एमपीपीएससी के, उसमें 4 से 5 बार पूछा जा चुका है ना। पीवाईक्यू हमने देखे थे, 4-5 बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये भी। इसके बाद आते हैं वत्सराज, है ना। वत्सराज भी जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो कन्नौज वाली ब्रांच है उसके महत्वपूर्ण शासक हैं। ये क्या करते हैं, ये बंगाल के पाल जो शासक है धर्मपाल, उनको पराजित करते हैं। डिफीटेड धर्मपाला द पाला रूलर ऑफ बंगाल। और इस युद्ध में वत्सराज के सामंत जो चहमान वंशीय दुर्लभ राज, इनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। देखिए, आपको जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ोगे आप, मध्य प्रदेश में पढ़ो चाहे भारत के कंटेक्स्ट में, तो एक छोटा सा फैक्ट याद रखना कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं, ये गुर्जर प्रतिहार जो थे ये कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या होंगे, शामिल हो जाते हैं। कन्नौज के त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ठीक है, तो ये इसमें एसोसिएटेड रहते हैं। 3 महत्वपूर्ण उस समय के राजवंश रहते हैं जो कन्नौज के लिए त्रिकोणीय जो संघर्ष होता है उसमें
एक साथ युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। यदि हम भारत के नक्शे की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे आपके, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। दक्षिण में आपके रहेंगे या राष्ट्रकूट, और यहां पर बंगाल वाले रीजन में रहते हैं पाल। और ये तीन महत्वपूर्ण राजवंश रहते हैं इस समय, जो हर्षवर्धन के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन जब समाप्त होते हैं 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अपनी मृत्यु के पहले हर्षवर्धन क्या करते हैं, हर्षवर्धन कन्नौज का जो महत्व है ना, राजनीतिक जो महत्व है उनका या व्यापारिक जो महत्व है कन्नौज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाने लगता है हर्षवर्धन के बाद जो राजपूत वाला जो अर्ली मिडिवल पीरियड है, पूर्व मध्यकाल है, उसमें ऐसा माना जाने लगता है कि भाई यदि उत्तर भारत पर अधिकार करना है, उत्तर भारत का एकमेव सम्राट बनना है, एक छत्र राज करना है उत्तर भारत पर, तो कन्नौज पर अधिकार करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल अनामिका जी, एफएसओ में भी आया था ये क्वेश्चन, दंती दुर्ग वाला। तो कन्नौज को जीते बिना उत्तर भारत पर राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस समय के जो तीन महत्वपूर्ण राजवंश होते हैं, जो थ्री मेजर डायनेस्टीज होती हैं अर्ली मिडिवल पीरियड की, वो कन्नौज पर अधिकार जो है स्थापित करने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं। क्लियर है? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ये याद रखो कि बाकी की पाल रहती है और राष्ट्रकूट रहती है। ठीक है, तो इसे याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार जो अवंती कन्नौज वाली जो ब्रांच थी, ये कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भी पार्टिसिपेट करती है। इसमें एक और फैक्ट ये भी याद रखना कि ये जो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष है, इस संघर्ष का प्रारंभ भी गुर्जर प्रतिहार करते हैं। ये संघर्ष जो है ये प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, इन्हीं के द्वारा। और इसमें अंतिम रूप से सफलता भी किसको मिलती है, गुर्जर प्रतिहारों को ही मिलती है ना। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ही कार्रवाई शुरू की जाती है। सबसे पहले यही कन्नौज को अपने अधिकार में करने का प्रयास करते हैं, फिर कभी राष्ट्रकूट आते हैं, इनको हटा देते हैं, फिर पाल आ जाते हैं, वो इनको हटा देते हैं। तो ये युद्ध आप देख रहे हो ना, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया वत्सराज ने। तो वत्सराज जो है वो पहले ऐसे शासक हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो क्या कर रहे हैं, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। और ये धर्मपाल को क्या कर रहे हैं, पराजित करते हैं। क्यों? क्योंकि पाल जो है वो कहाँ करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, कन्नौज को अपने अधिकार में करने का प्रयास करते हैं। और गुर्जर प्रतिहार फिर क्या करते हैं, वत्सराज एक सेना लेके जाते हैं और पाल शासक को पराजित करते हैं। हालांकि यहाँ पर कन्नौज में स्थानीय कोई राजा रहते हैं, आयुध नामधारी राजा रहते हैं। तो उन राजाओं में से ये अपने अपने है ना क्या करते हैं, राजा कुछ राजा कोई गुर्जर प्रतिहार के फेवर में हो जाता है और कोई पालों के साथ, कोई राष्ट्रकूटों का, मतलब कठपुतली बन जाते हैं। और जो जीतता था वो अपनी कठपुतली को वहां पर बिठा देता था, बस ये होता था। फिर दूसरा आता था, उसकी कठपुतली वाले राजा को हटा के, है ना, पपेट जो किंग होता था उसको हटा के फिर पाल अपना बिठा देते थे। फिर नीचे से राष्ट्रकूट आते थे और राष्ट्रकूट फिर उसको हटा के अपना बिठा के चले जाते थे। हालांकि राष्ट्रकूट जो थे वो परेशान इसलिए भी थे क्योंकि दक्षिण से आना पड़ता था उनको, और जैसे ही वो दक्षिण में वापस जाते थे तब तक गुर्जर प्रतिहार और पालों में से कोई दोबारा से कन्नौज पर अधिकार कर लेता था। तो ये एक ट्राइपार्टाइट क्या है, स्ट्रगल फॉर कन्नौज होता है अर्ली मिडिवल पीरियड में। यहीं से पूर्व मध्यकाल जो है प्रारंभ भी होता है, अर्ली मिडिवल पीरियड इसी स्ट्रगल के साथ प्रारंभ होता है। क्लियर है? तो वत्सराज जो पराजित कर रहे हैं धर्मपाल को, जो कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान हुआ युद्ध है। इस युद्ध में जो चाहमान वंश के उस समय सामंत रहते हैं, दुर्लभ राज, ये क्या करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। अब आते हैं नागभट्ट सेकंड। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय जो है वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ अवंती कन्नौज। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, इन्हें कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी इन कन्नौज। ठीक है, इनकी उपलब्धियां भी बहुत ठीक ठाक हैं। यदि क्रम की बात करें तो ये इस वंश के क्रम में चौथे शासक हैं, है ना, फोर्थ रूलर हैं ये किसके, कन्नौज की जो गुर्जर प्रतिहार जो ब्रांच है उसके चौथे शासक माने जाते हैं। इनकी उपाधि जो है वो कुछ विद्वानों द्वारा इन्हें भी नागावलोक कहा गया है, क्योंकि नागभट्ट नाम के दो राजा होते हैं, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो कुछ विद्वान नागभट्ट फर्स्ट को नागावलोक कहते हैं और कुछ नागभट्ट सेकंड को। हालांकि इनके बारे में कुछ लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्त्रोत हमें मिलते हैं जिनमें इन्हें नागावलोक कहा गया है। तो वो आगे देखते हैं क्या क्या है। जानकारी के प्रमुख स्रोतों की बात करें, मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नागभट्ट सेकंड, है ना, तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में जो अभिलेख हैं उनमें ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर जो प्रशस्ति है या ग्वालियर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का मुख्य स्रोत इसे माना जाता है। मतलब जो नागभट्ट सेकंड के जो मेजर अचीवमेंट हैं उनकी जानकारी हमें ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से या ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसके रचनाकार हैं बालादित्य, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
क्लियर है कि नागभट्ट द्वितीय का जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है, क्योंकि रचनाकार पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यशोधर्मन का जो सौंदर्य अभिलेख है उसके रचयिता पूछे गए हैं वासुल कवि। मंदसौर जो प्रशस्ति है या मंदसौर जो अभिलेख है उसके रचयिता जो वत्स भट्टी हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, हरिशेन, वो पूछा गया है। तो जहां कहीं भी आपको रचयिता का नाम मिल रहा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बालादित्य आज नहीं तो कल पूछ लिया जाएगा। क्लियर है। तो नागभट्ट सेकंड का जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर प्रशस्ति है, उसके रचनाकार कौन है, बालादित्य हैं। और इससे नागभट्ट द्वितीय के अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है ना, मेन सोर्स ऑफ इस अचीवमेंट्स कंपोज्ड बाई बालादित्य। इसके अलावा बुचकाला अभिलेख, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, बुचकाला इंस्क्रिप्शन। इसमें जोधपुर को इनका स्व विषय या अपना क्षेत्र कहा गया है ना। जोधपुर इज मेंशन्ड एज इट्स ओन टेरिटरी, स्व विषय। अब देखिए स्व विषय की बात करें तो जब हम लोगों ने गुप्तकाल पढ़ा था तो वहां पर एरण की बात की थी। एरण जो है उसे समुद्रगुप्त ने अपना स्वभोग नगर जो है वो घोषित किया था। स्वभोग नगर मतलब कि भैया वो ऐसा नगर था जहां पर एरण में वो जाता था और आराम फरमाता था, मजे करता था भाई। इसी प्रकार यदि हम देखें इन्होंने किसको, राजस्थान जोधपुर को अपना स्व विषय घोषित किया है। ये बहुत प्रोमिनेंट फैक्ट नहीं है एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राजस्थान से रिलेट कर रहा है ना। अगर कोई राजस्थान वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो देख लेना भाई। फिर आता है आपका साहित्यिक ग्रंथों की बात करें, लिटरेरी टेक्स्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो जैन आचार्य हैं प्रभात चंद्र सूरी, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है प्रभावक चरित, है ना। प्रभात चंद्र सूरी के द्वारा प्रभावक चरित नामक एक ग्रंथ लिखा गया है। और इसका एक क्या है, पाठ है, अध्याय है, एक लेसन है, इसका चैप्टर है, ये चैप्टर है बप्प भट्टी चरित, है ना। प्रभावक चरित किताब है, इस किताब में एक अध्याय या चैप्टर है बप्प भट्टी चरित। इससे इनके जीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है या इनके लाइफ के बारे में इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ना। तो इस लाइफ इज इल्यूमिनेटेड इन प्रभात चंद्र सूरीज प्रभावक चरित चैप्टर वप्प भट्टी चरित। ठीक है। जो श्वेतांबर जैन विद्वान प्रभात चंद्र सूरी हैं वही फैक्ट रिपीटेड है। इन्होंने अपने प्रभावक चरित ग्रंथ के वप्प भट्टी चरित अध्याय में नागभट्ट द्वितीय को आम, है ना, मतलब इन्हें कैसा राजा कहा है, आम नामक राजा और नागावलोक के रूप में राजा के रूप में उल्लेख किया है। तो जो नागावलोक उपाधि मिलती है, टाइटल मिलता है इनके बारे में, नागभट्ट सेकंड के बारे में, वो मेनली प्रभात चंद्र सूरी के प्रभावक चरित के चैप्टर बप्प भट्टी चरित में प्राप्त होता है। इसी बप्प भट्टी चरित में इन्हें आम कहा गया है, मतलब आम नामक राजा कहकर किसे बुलाया गया है, तो वो बुलाया गया है नागभट्ट सेकंड को। क्लियर है। श्वेतांबरा जैन स्कॉलर प्रभा चंद्र सूरी इन द बप्प भट्टी चरित चैप्टर ऑफ द प्रभावक चरित टेक्स्ट रेफर्ड टू नागभट्ट सेकंड एज द किंग नेम्ड आम एंड एज अ नागाव लोक। फिर बात करें इनकी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों की, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात करें तो इनका एक मेजर अचीवमेंट है, इन्होंने कन्नौज को क्या किया, जीता। क्योंकि अभी जो उज्जैन में ही रूल कर रहे हैं, उज्जैन से ही शासन कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, कन्नौज को जीत लिया। तो नागभट्ट सेकंड पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करेंगे, गुर्जर प्रतिहारों से जो कन्नौज को जीतेंगे। तो अपने सामंतों, इनके सामंत थे कक और बाहुक धवल, उनकी सहायता से इन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। कॉन्कर्ड कन्नौज विद द सपोर्ट ऑफ हिज फ्यूडेटरीज कक एंड बाहुक धवल। क्लियर है। कैप्चर्ड कन्नौज विद द सपोर्ट ऑफ हिज फ्यूडेटरीज काक एंड बाहुका धवल। और जब कन्नौज को जीत लेते हैं तो ये फिर अपनी कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने देखा था एक जो फैक्ट था आपका कि राजधानी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजधानी परिवर्तन, कैपिटल शिफ्ट होता है इनका, ये अपनी राजधानी को उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित कर देते हैं। क्लियर है। तो ये भी एक फैक्ट बन जाता है कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो इनकी जो अर्ली कैपिटल सिटी थी वो थी उज्जैन। देन ये शिफ्ट कहाँ करते हैं अपनी कैपिटल, तो वो करते हैं कन्नौज। और ये कन्नौज शिफ्ट होती है इनकी कैपिटल, वो किसके काल में होती है, किस रूलर के पीरियड में होती है, तो वो है नागभट्ट सेकंड। क्लियर है। तो नागभट्ट सेकंड के टाइम में उज्जैन से कन्नौज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू कन्नौज। फिर ग्वालियर स्थानांतरण होता है। प्रबंध कोश के अनुसार इन्होंने बाद में राजधानी कन्नौज से कहा, गोपगुरी ग्वालियर में ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि ये जानकारी केवल प्रबंध कोश में ही मिलती है कि राजधानी ग्वालियर लेकर के आए थे
क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रबंध कोशा लेटर मूव्ड टू द कैपिटल फ्रॉम कन्नौज टू गोपगिरी ग्वालियर। चलो, इसके बाद इनके धार्मिक जीवन और इनके अंत की बात करें कि भाई इनका अंत कैसे हुआ और इनका रिलीजियस लाइफ कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था। तो नागभट्ट सेकंड जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। वैसे भी हम बार बार प्रभाचंद्र सूरी की बात कर रहे हैं। प्रभाचंद्र सूरी स्वयं जैन आचार्य थे, है ना। उन्होंने इनके बारे में आम नामक राजा इनको कहा है, नागावलोक कहा है, तो उससे भी आपको समझ आ रहा होगा। जैन धर्म की बात करें, सॉरी इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो जैनिज्म, जैन धर्म से एसोसिएटेड थे। जैन आचार्य बप्प भट्टी ने इन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया था, है ना। तो जैन आचार्य बप्प भट्टी हैं जिनकी रचना है प्रभावक चरित, उन्होंने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया। इनिशिएटेड इनटू जैनिज्म बाय जैन आचार्य बप्प भट्टी। इनके कुछ अन्य नाम मिलते हैं जो जैन ग्रंथों में इन्हें दिए गए हैं। एक नाम मिलता है आम, है ना, तो रेफर टू एज किंग आम इन जैन टेक्स्ट। इन्होंने भी जल समाधि ली थी। जल समाधि के ऊपर एक क्वेश्चन था, क्लियर है, जिसका आंसर धंग था। और यदि गुर्जर प्रतिहारों में पूछा जाए तो याद रखना नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार वंश के ऐसे राजा हैं जिन्होंने जल समाधि ली थी, वाटर समाधि इन्होंने ली थी। इन्होंने पवित्र जो नदी है गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। अटेंड साल्वेशन बाय परफॉर्मिंग वाटर इमर्शन, जल समाधि इन द सेक्रेड रिवर गंगा। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। ये हो गए नागभट्ट सेकंड। इसके बाद आते हैं एक छोटे से राजा रामभद्र, ठीक है। इनके काल में जो ग्वालियर प्रतिहार, मतलब इनके काल में ग्वालियर जो है वो प्रतिहार वंश की द्वितीय राजधानी थी। अगेन कैपिटल सिटी, एक डायमेंशन हमारा जो निकल के आया था पीवाईक्यू के बेसिस पे, राजधानी के बारे में पूछ रहा है। तो ग्वालियर जो है इनकी सेकंड कैपिटल थी। किसके काल में? रामभद्र के काल में। ड्यूरिंग हिज रीन ग्वालियर वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। अब यहाँ एक चीज निकल के आती है कि आप यदि राजधानियों की बात करो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में राजधानी की बात करें या जो कैपिटल सिटी है उसकी बात करें, तो यहां पर 3 राजधानियां निकल के आ रही हैं, ठीक है। 3 जो कैपिटल सिटी है वो निकल के आ रही हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक राजधानी है इनकी, प्रारंभिक जो राजधानी है वो आप याद रखोगे, वो है आपकी उज्जैन, ठीक है। जो सेकंड, इसके बाद जो राजधानी बनती है प्रारंभिक के बाद, जो राजधानी परिवर्तित होती है या स्थानांतरित होती है, राजधानी का स्थानांतरण हो जाता है, शिफ्ट कहां होती है ये, तो उज्जैन से कहां जाती है ये? कन्नौज। उज्जैन से कन्नौज शिफ्ट होती है। और उसके बाद फिर इनकी सेकंड कैपिटल, द्वितीय राजधानी रहेगी ग्वालियर। तो मतलब ग्वालियर भी इनकी कैपिटल सिटी रही है। क्लियर है? ये 3 शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के दौरान राजधानी के रूप में जो है इनकी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, फिर उज्जैन से ट्रांसफर शिफ्ट कहां हुआ? कन्नौज। और उसके बाद ग्वालियर को भी राजधानी प्रबंध कोश ने बताया है, हालांकि यहां पर इनकी द्वितीय राजधानी के तौर पर देखा जा रहा है रामभद्र के टाइम में, है ना। ड्यूरिंग हिज रीन ग्वालियर वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। अब ये जो राजा है मिहिर भोज, ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है। यदि आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखोगे, भारत के इतिहास के संदर्भ में देखोगे, तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो वो है मिहिर भोज, या इन्हें कई बार भोज भी कह दिया जाता है। क्लियर है? मिहिर शब्द ना भी लगे तो भोज कहकर भी संबोधित कर दिया जाता है, लेकिन भोज से ये अर्थ मत लगा लेना कि ये भोज आपके परमार वंश वाले राजा भोज हैं। ये मिहिर भोज हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, प्रतिहार वंश का परम प्रतापी एवं महानतम शासक, द मोस्ट इलस्ट्रियस एंड पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, है ना। ग्वालियर प्रशस्ति, अगेन ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन और सागरताल जो अभिलेख से मिहिर भोज की उपलब्धियां मिलती हैं। मिहिर भोजास अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन एंड सागरताल इंस्क्रिप्शन। इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि भारत के संदर्भ में जो क्वेश्चन आता है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछी जा चुकी है। जैसे कि इनकी उपाधियां जो हैं, प्रभास नामक उपाधि मिलती है दौलतपुर अभिलेख से, है ना। प्रभास कहाँ से मिल रही है? दौलतपुर इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है जो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है वो है आदिवरा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आदिवरा उपाधि, आदिवरा जो टाइटल है इनका, ये कहाँ से मिल रहा है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से, ग्वालियर अभिलेख से। और मिहिर इनको कहा गया है कहां पर? सागरताल प्रशस्ति में, ठीक है। जो राजा भोज का सागरताल अभिलेख है आपका, ठीक, उसमें इन्हें क्या कहा गया है? मिहिर कहा गया है। और यही मिहिर, क्योंकि इनका नाम क्या है? भोज, तो वो सागरताल अभिलेख इन्हीं का अभिलेख है, ठीक है, भोज का, और वहीं से इनकी उपाधि मिहिर मिलती है, तो इन्हें मिहिर भोज कह दिया जाता है।
इनके बारे में कुछ प्रोमिनेंट फैक्ट हैं, जैसे कि इन्होंने बंगाल के पाल शासकों को क्रम से, जैसे कि देवपाल और विग्रहपाल, इनको पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा मिहिरभोजा डिफीटेड द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल, देवपाल एंड विग्रहपाल, एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ऑन ओवर बंगाल। ठीक है, लेकिन जो डायमेंशन हमने देखे उसमें युद्ध बुद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा है भाई, तो बहुत प्रोमिनेंट फैक्ट नहीं है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देवपाल के विरुद्ध कलचुरी सामंत गुणाग बोधि देव तथा विग्रहपाल के विरुद्ध गुहिल सामंत हर्षराज मिहिरभोज के सहयोगी थे, है ना। कलचुरी फ्यूडेटरी गुणाग बोधि देवा असिस्टेड अगेंस्ट देवपाल एंड गुहिल फ्यूडेटरी हर्षराज असिस्टेड अगेंस्ट विग्रहपाल। मतलब ये जो देवपाल और विग्रहपाल को हराया, तो देवपाल के विरुद्ध जब युद्ध किया तो इस समय कलचुरी वंश के जो राजा थे वो इनके सामंत थे। तो इससे ये भी पता चल रहा होगा आपको कि कलचुरी इनके सामंत हैं। तो कलचुरी सामंत हैं गुणाग बोधि देव, ये देवपाल के विरुद्ध हेल्प कर रहे हैं, और विग्रहपाल के विरुद्ध हेल्प कर रहे हैं कौन? हर्षराज, ये गुहिल वंश के शासक हैं। मिहिरभोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को नर्मदा के तट पर पराजित किया। ये सब त्रिकोणीय जो संघर्ष है ना आपका, ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है कन्नौज के लिए, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष है, उसके दौरान तो पालों के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ इनकी लड़ाई निरंतर होती रहेगी। क्लियर है? तो मिहिरभोजा डिफीटेड द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा सेकंड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। अब बात आती है अरब व्यापारी सुलेमान की। तो अरब व्यापारी सुलेमान, इन्होंने मिहिरभोज के काल में जब मध्य प्रदेश आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अरब ट्रेडर सुलेमान विजिटेड मध्य प्रदेश ड्यूरिंग मिहिरभोजास रील। इसके बाद आते हैं महेंद्रपाल प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है, क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम के काल में ही जो राजशेखर नामक कवि है, और राजशेखर और उनकी रचनाएं इस पूरे काल में बहुत ज्यादा फेमस है। आप ऐसे समझ लो, राजपूत पीरियड में यदि सर्वाधिक क्वेश्चन मतलब कहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वो राजशेखर की किताबों से, अगर लिटरेचर में है तो, और उसके बाद राजा भोज के लिटरेचर से। ठीक है, तो राजशेखर इन्हीं के दरबार में रहेंगे। इनका उपनाम था भाग, इनका निकनेम क्या है? भाग। ठीक है, इनका जो नाम मिलता है भाग, ये विधवा दाबोली जो सियादौनी अभिलेख यहां से हमें प्राप्त होता है। विधवा दावोली और सियादौनी इंस्क्रिप्शन से भाग नाम प्राप्त होता है। इनकी कुछ उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे कि निर्भयराज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि, ये याद रखना, और महींद्रपाल, महींद्र है ये, महींद्रपाल। ठीक है, टाइटल्स हैं निर्भयराज, निर्भया नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्रपाल। दिस टाइटल्स आर नोन फ्रॉम महेंद्रपाल्स कोर्ट पोइट राजशेखर वर्क। तो याद रखना, ये जितने भी टाइटल हैं ये सब किसने दिए हैं? राजशेखर ने। जो इनके दरबारी विद्वान हैं, इनके जो कोर्ट पोएट हैं राजशेखर, उनकी जो किताबें हैं उन किताबों से ही ये टाइटल, ये उपाधियां हमें मिलती हैं। रघुकुल चूड़ामणि शायद पूछा गया है किसी एग्जाम में, है ना, एमपीपीएससी में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एग्जाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार शासक को राजशेखर ने अपनी रचनाओं में या अपनी किताबों में रघुकुल चूड़ामणि कहा है, रघुकुल चूड़ामणि कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो किसको कहा है भाई? महेंद्रपाल प्रथम को। इनकी एक और उपाधि मिलती है हमको, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये मिलती है ऊना अभिलेख से, ऊना इंस्क्रिप्शन से इनका जो टाइटल मिलता है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर भी इन्हें कहा गया है। अब बात करें महेंद्रपाल की, तो अगेन ये भी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में रहेंगे भैया, त्रिकोण के, कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में रहेंगे, और ये पाल राजा नारायण पाल को क्या करेंगे? पराजित करेंगे। तो महेंद्रपाल डिफीटेड पाल रूलर नारायण पाल। महेंद्रपाल का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर मैंने आपको बताया, जिसमें लिटरेचर और आर्किटेक्चर ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। जैसे कि महेंद्रपाल रिन वाज फेमस फॉर कल्चरल अचीवमेंट्स, जैसे कि तरुणादित्य सूर्य मंदिर, जो तरुणादित्य सन टेम्पल है, वह बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां इनके टाइम की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कल्चरल अचीवमेंट मानी जाती है ना। तरुणादित्य सूर्य या सन टेम्पल एंड बुद्धिस्ट गॉडेस तारा स्टैचू आर पर्टिकुलरली नोटेबल। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर, है ना, जो इनके कोर्ट पोएट थे, दरबारी विद्वान थे, ये महेंद्रपाल के गुरु भी थे और इनके उपाध्याय तथा राज कवि भी थे, है ना। उपाध्याय कहा जाता है जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसे उपाध्याय कहा जाता है। तो राजशेखर ही वाज महेंद्रपाल्स टीचर, प्रेसेप्टर एंड कोर्ट पोएट। क्लियर है? अब बात करें इनकी रचनाओं की, राजशेखर की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलर क्वेश्चन है यहां से राजशेखर की रचनाओं से। कर्पूर मंजरी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है।
विदुषाल भंजिका है ना, इसी में उज्जैनी भुजंग कहा गया युवराज देव प्रथम को। बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और हरिविलास है ना, इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इंग्लिश में भी नाम वही रहेंगे, कर्पूर मंजरी। क्लियर है, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, ठीक है, हरिविलास और भुवन कोश। ये किताबें एक साथ सारी लिख दी हैं, इनको आप देख लेना, याद कर लेना भाई, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। फिर आते हैं महिपाल प्रथम है ना। महिपाल प्रथम की बात करें तो इनके कुछ नाम और मिलते हैं, जैसे कि विनायक पाल क्षितिपाल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राजकवि राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज और रघुकुल मुक्तामणि कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रोमिनेंट फैक्ट है कि भाई राजशेखर किसी को कुछ भी कह रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोर्ट पोइट राजशेखर कॉल्ड महिपाल महाराजा धीराज ऑफ आर्यावर्त एंड रघुकुल मुक्तामणि। आर्यावर्त का महाराजा धीराज से तात्पर्य है कि भैया आर्यावर्त मतलब जो संपूर्ण उत्तर भारत है उनके महाराजा का कहकर संबोधित किया है, और रघुकुल मुक्तामणि ये तो है ही। इसके बाद है बगदाद के निवासी अल मसूदी ने महिपाल के समय भारत की यात्रा की थी। अल मसूदी रेजिडेंट ऑफ बगदाद ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग महिपाल रेन, ठीक है। और अल मसूदी ने इनको क्या कहा है, तो अपने यात्रा वृत्तांत में इनको बौरा कहा है, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। पीवाईक्यू देखे थे हम लोगों ने, तो उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो अल मसूदी ने प्रतिहार शासक महिपाल को क्या कहा है, बौरा कहकर संबोधित किया है, ठीक है। अल मसूदी रेफर टू महिपाल एज बौरा इन हिज ट्रेवल लॉग। चलिए फिर आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके काल में भारत पर महमूद गजनबी का आक्रमण होगा, और जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करेंगे, इनके राज्य पर आक्रमण करेंगे, तो ये क्या करेंगे, उनके सामने सरेंडर हो जाएंगे। सरेंडर हो जाएंगे तो इनसे फिर कौन, जो चंदेल शासक हैं विद्याधर, वो हो जाएंगे नाराज, और वो इनकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है ना। तो राज्यपाल बात करें, गुर्जर प्रतिहार शासक है राज्यपाल। 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी कन्नौज पर क्या करेंगे, आक्रमण करते हैं, है ना, कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, और राज्यपाल जो है वो राजधानी छोड़कर क्या करते हैं, भाग जाते हैं कि भाई जो करना है करो, लूटना है पीटना है। गजनबी चला जाता है तो फिर ये वापस आ जाते हैं। तो अपनी जनता को एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने, आक्रांता के सामने, उसकी सेना के सामने असहाय है ना, और बिल्कुल दीनहीन अवस्था में छोड़कर ये राजा भाग जाता है। इससे विद्याधर जो है, चंदेल राजा विद्याधर क्रोधित हो जाते हैं। बाद में जब ये राज्यपाल आता है कि आप शासन करेंगे, विद्याधर बोलते हैं मैं करवाता हूँ शासन, इधर, और क्या करते हैं, इससे नाराज होकर इसकी हत्या कर देते हैं। तो चंदेला रूलर विद्याधर एंगर्ड बाई दिस हैड हिम असैसिनेटेड। चलिए अब आते हैं यशपाल। ये अंतिम शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश के, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है। कुछ और फैक्ट हैं आपके, जैसे कि कुछ फैक्ट मिलते हैं, जैसे मर्यादा धुर्य। मर्यादा धुर्य ये एक टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली एक शब्द है मर्यादा धुर्य। तो गुर्जर प्रतिहारों के समय में जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी होते थे, जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी करने वाले महत्वपूर्ण जो कमांडर होते थे, उन्हें मर्यादा धुर्य कहा जाता था। क्लियर है। तो सीमाओं की रक्षा करने वाला जो सैन्य अधिकारी था उसे मर्यादा धुर्य कहा जाता था गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान। मर्यादा धुर्य कौन होते थे, अ मिलिट्री ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गार्डिंग द फ्रंटियर्स। इसके अलावा बामिल भट्ट, है ना, ये मट्ट नहीं है, इसे भट्ट कर लेना भाई, बामिल भट्ट, है ना, ये राजा रामभद्र के शासनकाल में नियुक्त मर्यादा धुर्य नामक अधिकारी थे। राजा रामभद्र हमने देखा था, तो राजा रामभद्र के टाइम पर हमें बामिल भट्ट नामक जो है वो मर्यादा धुर्य नामक सैन्य अधिकारी का नाम मिलता है। क्लियर है, बामिल्ला भट्टा भी कर लेना इसको। बामिल भट्ट, द मर्यादा धुर्य ऑफिसर अपॉइंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग रामभद्र। फिर मंडपिका, ये इंपॉर्टेंट है, मंडपिका किसे कहा गया है, तो गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान, या फिर हम कहें पूर्व मध्य काल में, मंडपिका जो है वो मांडू को कहा गया है। क्लियर है। तो प्रतिहार काल में मांडू का जो नाम था वो मंडपिका हमें प्राप्त होता है। मंडपिका द कंटेम्पररी नेम ऑफ द मांडू ड्यूरिंग द प्रतिहारा पीरियड। और फिर द्रम्य क्या है, तो ग्वालियर जो प्रशस्ति मिली है हम लोगों को, है ना, इस काल की गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड जो राजा है मेहर भोज, उनका जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है उसके अनुसार ये प्रतिहार कालीन चांदी की मुद्रा है ना। प्रतिहार जो राजवंश था उसके समय में चांदी की जो मुद्रा थी, जो कॉपर जो कॉइन थे, उन्हें द्रम्य कहा गया है।
Dramma, a silver coin of the Pratihara period as mentioned in the Gwalior inscription। तो ये आपके हो गए गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महत्वपूर्ण शासक, उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं, चूंकि हमारा जो डायमेंशन है मेनली वो क्या था, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। तो लिटरेचर तो हमने देख लिया, राजशेखर महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। दूसरे जैन जो आचार्य हैं प्रभा चंद्र सूरी, उनकी एक रचना है प्रभावक चरित, और उनका एक चैप्टर है बप्पी भट्ट चरित। क्लियर है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और राजशेखर की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के क्या हैं, गुरु हैं, है ना, उनके उपाध्याय हैं, और उनके क्या बोलते हैं, दरबारी विद्वान भी हैं। उनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब स्थापत्य की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये भी एक डायमेंशन निकल के आया था भाई पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो यदि आर्किटेक्चर और मेजर कंस्ट्रक्शन की बात करें, प्रमुख निर्माणों की बात करें, तो जो चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में बनाया गया है ना, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, तो ये चतुर्भुज मंदिर गुर्जर प्रतिहार जो राजा हैं उन्हीं के टाइम का है। और इस ग्वालियर दुर्ग मतलब ग्वालियर किले के जो कोटपाल थे अल, इनके द्वारा निर्मित किया गया है। मूलतः क्या है, ये एक विष्णु मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तो चतुर्भुज टेम्पल है, चतुर्भुज टेम्पल ग्वालियर, ये गुर्जर प्रतिहार काल का टेम्पल है। According to the Gwalior inscription, it was originally a Vishnu temple built by Allah, the Kotpal of the fort। कोटपाल मतलब किले के, कोटपाल से मतलब जो है किले का जो क्या है, कोट मतलब जो कोट मतलब समझते हो आप, जो परकोटा होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, मतलब किले की दीवारों की सुरक्षा करने वाला जो अधिकारी है अल, उसके द्वारा ये भगवान विष्णु मंदिर, विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था। इसके अलावा ग्वालियर किले में स्थित एक और मंदिर है जिसे तेली का मंदिर भी कहा जाता है। तो ग्वालियर दुर्ग में स्थित प्रमुख प्रतिहार कालीन मंदिर है तेली का मंदिर। आज भी ये मंदिर स्थापित है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, बढ़िया बना हुआ है, मैं पर्सनली देख के आया हूँ। तेली का मंदिर अ मेजर प्रतिहारा पीरियड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ग्वालियर फोर्ट। कुछ और मंदिर मिलते हैं अन्य स्थानों से जो गुर्जर प्रतिहार कालीन हैं, जिनके नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि गरगज मंदिर। गरगज मंदिर कहाँ है, ये इंदौर से हमें प्राप्त होता है, गरगज महादेव मंदिर। फिर मिलता है सूर्य मंदिर सन टेम्पल, ये मनखेड़ा टीकमगढ़ एवं सेसई शुभपुरी, है ना, शिवपुरी में सन टेम्पल है, बहुत अब तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है शिवपुरी का सन टेम्पल। क्लियर है, और मनखेड़ा टीकमगढ़, तो दो सूर्य मंदिर मिलते हैं, सन टेम्पल गुर्जर प्रतिहार कालीन, मनखेड़ा टीकमगढ़ एंड सेसई शिवपुरी। इसके अलावा नरेसर एवं बटेसर समूह के जो मंदिर हैं ये कहाँ पर है, मुरैना में। मुरैना में नरेसर एवं बटेसर समूह मतलब मंदिरों का क्या है, एक पूरा क्षेत्र है जहां पर प्राचीन जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ये बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, लेकिन मुरैना से प्राप्त होते हैं नरेसर एवं बटेसर समूह के मंदिर। काल याद रखना, ये भी गुर्जर प्रतिहार शासन के दौरान ही निर्मित हुए थे। आई होप यहां तक क्लियर चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद आते हैं कलचुरी राजवंश के ऊपर। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी है, उस पर चर्चा करते हैं। 2 मिनट का टाइम देंगे, है ना, आप ब्रेक ले लें एक। चल, तो अब बात करेंगे किस पर, कलचुरी राजवंश पर। गुर्जर प्रतिहारों में जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे, फैक्ट थे, लिटरेचर जो था, आर्किटेक्चर जो था, उनकी कैपिटल सिटी हो गया आपका, है ना, जो प्रोमिनेंट रूलर हो गए, और उन प्रोमिनेंट रूलर्स के अचीवमेंट हो गए, जो डायमेंशन हमने निकाले थे 4-5, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट हमने कवर किए। क्लियर है, अब आते हैं कलचुरी वंश के ऊपर, जो कलचुरी राजवंश, कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी जो डायनेस्टी है, या कलचुरी जो राजवंश है, इसकी 2 ब्रांचेस के बारे में हमको पढ़ना रहता है। ठीक है, एक आती है इनकी माहिष्मती शाखा, माहिष्मती ब्रांच, और दूसरी है आपकी त्रिपुरी शाखा या त्रिपुरी ब्रांच। मेनली जो माहिष्मती ब्रांच है ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, हम लोगों को बहुत कम पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कोई बहुत प्रोमिनेंट फैक्ट भी हमें नहीं मिलता, इक्का दुक्का छोड़ के। लेकिन त्रिपुरी जो ब्रांच है, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछ रहा है आयोग, जितने भी क्वेश्चन मेनली आए हैं वो त्रिपुरी वाली ब्रांच से ज्यादा आए हैं। क्लियर है, तो त्रिपुरी ब्रांच को अच्छे से पढ़ेंगे, और माहिष्मती में भी कोशिश करेंगे कुछ ना छूटे। पीवाईक्यू तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, है ना, पीवाईक्यू आप देख लेना। अब बात करेंगे माहिष्मती शाखा की। माहिष्मती ब्रांच की बात करें तो ये कलचुरी राजवंश जो माना जाता है अत्यंत प्राचीन राजवंश है, जिसकी अनेक ब्रांचेस में से 2 शाखाओं का साम्राज्य विस्तार मध्य प्रदेश के भूभाग पर था। ठीक है, कलचुरी जो है एक बहुत मतलब
प्राचीन राजवंश है, एंशियंट डायनेस्टी भी है, और इसकी कई सारी ब्रांचेस थी। इनकी कई सारी ब्रांचेस में से दो हमें मध्य प्रदेश में मिलती हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? द कल्चुरी डायनेस्टी इज अ वेरी एंशियंट डायनेस्टी आउट ऑफ हुज मेनी ब्रांचेस, two branches had their imperial expansion over the region of मध्य प्रदेश। महिष्मती का कल्चुरी वंश की बात करें तो ये अत्यंत प्राचीन वंश माना जाता है, और इनका जो सबसे प्राचीन संवत हमें मिलता है वो 248 ईस्वी के आसपास प्राप्त होता है। तो 248 एडी में इन्होंने अपना एक संवत, जिसे कल्चुरी संवत कहा जाता है, वो प्रारंभ किया था, है ना। द कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ महिष्मती इज अ वेरी एंशियंट lineage which established its own era in 248 AD। तो कल्चुरी संवत, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कल्चुरी संवत कब जो है प्रारंभ किया गया था, तो 248 एडी में। क्लियर है? 248 एडी। इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज। जितना जहां लिखा है इस एक स्लाइड में, इस एक पेज पर, उतना ही आपको पढ़ना है इसके बारे में, अदर कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर है? इसके प्रमुख शासक कौन है? कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज। मेजर रूलर्स कृष्णराजा, शंकरगणा एंड बुद्धराजा। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट जो इसका ब्रांच है त्रिपुरी की कल्चुरी, त्रिपुरी जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो इंपॉर्टेंट है, कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी। ठीक है? त्रिपुरी कहाँ आता है? जबलपुर के आसपास का क्षेत्र। इस समय इसको क्या कहा जाता था? डाहल प्रदेश कहा जाता था, है ना। डाहल प्रदेश ये आधुनिक जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। टेरिटोरियल रीजन इनका कहाँ पर है? डाहल रीजन, मॉडर्न डे जबलपुर। कैपिटल सिटी के नाम पे ही इन राजवंश का नाम है, त्रिपुरी के कल्चुरी ने कहा जाता है। तो कैपिटल सिटी क्या है इनकी? त्रिपुरी। ठीक है? तो जो डायमेंशन हमारा है, कैपिटल सिटी पूछ रहा है, तो कल त्रिपुरी, मतलब कल्चुरियों की राजधानी क्या थी भैया? तो त्रिपुरी थी। प्रमुख शासकों की बात करें, इनके प्रोमिनेंट रूलरों की, तो वामराज इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हमें सभी के याद रखने हैं, हमने देखे फाउंडर भी 3-4 बार पूछ चुका है। फिर कोक्कल वास्तविक संस्थापक, तो रियल फाउंडर, तो फाउंडर एंड रियल फाउंडर दोनों याद रखना भाई। प्रोमिनेंट रूलरों की बात करें तो युवराज देव प्रथम, उसके बाद गांगे देव और फिर कर्णदेव। इन सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिलोक्यमल अंतिम शासक इसके हैं। मेजर रूलर्स की बात करें तो वामराज इस वंश के फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी या त्रिपुरी डायनेस्टी ऑफ कल्चुरी। कोकल एक्चुअल फाउंडर, रियल फाउंडर इसके हैं। युवराज देव फर्स्ट, गांगे देव, कर्णदेव, त्रिलोक्यमल्ल इसके लास्ट रूलर माने जाते हैं। वामराज की बात करें तो वामराज त्रिपुरी के कल्चुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। फाउंडर लिख लेना, आप अलग से ही लिख लेना इसको। संस्थापक कौन है? संस्थापक फाउंडर है इसके वामराज। वामराज की बात करें वो फाउंडर ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी। इसके बाद आते हैं कोकल्ल प्रथम, है ना। कोकल्ल नहीं है ये, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। कोकल्ल प्रथम, कोकल्ल फर्स्ट। ठीक है? कोकल्ल जो प्रथम है, इन्हें इस वंश का, त्रिपुरी के जो कल्चुरी हैं, इस वंश का, इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कोकल फर्स्ट कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी, ना। तो कोकल इज रिगार्डेड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द त्रिपुरी कल्चुरी डायनेस्टी। कोकल की महारानी थी नट्टा देवी, ये चंदेल वंश की थी, अर्थात ये जो त्रिपुरी के कल्चुरी थे, इनके वैवाहिक संबंध चंदेलों के साथ थे। और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं कोकल प्रथम, जो वास्तविक संस्थापक हैं, इनका विवाह कहाँ हुआ है? चंदेल वंश में, चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ। तो क्वीन नट्टा देवी ऑफ कोकल्ला बिलोंग्ड टू द चंदेला डायनेस्टी। अब आते हैं युवराज देव प्रथम, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आए हैं। जो उज्जैनी भुजंग कहा है ना, वो उज्जैनी भुजंग इन्हीं को कहा गया है, और उज्जैनी भुजंग वाला क्वेश्चन जो है वो लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो इनका उपनाम मिलता है हमको क्या? कयूर वर्ष या कर्पूर वर्ष, है ना। टाइटल क्या है इनका? कयूर वर्ष या कर्पूर वर्षा भी इन्हें कहा गया है। जो राजशेखर युवराज देव प्रथम के दरबारी विद्वान थे। देखिए राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे गुर्जर प्रतिहारों के कालों में। ठीक है? उसके बाद वो प्रतिहार दरबार जो राजवंश है, जब उसका डिक्लाइन होने लगता है तो उसे छोड़ के कहाँ आ जाते हैं?
कलचुरी जो राजा हैं युवराज देव प्रथम, इनके दरबार में आ जाते हैं। ये इन्हें राजकीय संरक्षण देते हैं राजशेखर को। तो राजशेखर युवराज देव प्रथम के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने त्रिपुरी में विदुषाल भंजिका एवं काव्य मीमांसा की रचना की। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, दो प्रमुख टेक्स्ट हैं इनके, विदुषाल भंजिका एवं काव्य मीमांसा। राजशेखर वाज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ युवराज देवा फर्स्ट हु कंपोज्ड विदुषाल भंजिका एंड काव्य मीमांसा एट त्रिपुरी। ठीक है, विदुषाल भंजिका की बात करें तो यही वो किताब है विदुषाल भंजिका जिसमें राजशेखर ने युवराज को क्या कहा है, उज्जैनी भुजंग कहा है। ठीक है, उज्जैनी भुजंग का है, और उज्जैनी भुजंग के साथ साथ इन्हें त्रिकलिंगाधिपति भी कहा है। तो उज्जैनी भुजंग तो बार बार पूछा ही गया है। ठीक है, हो सकता है चेंज कर दे, इस बार आयोग का मूड चेंज हो जाए कि उज्जैनी भुजंग नहीं पूछना, तो त्रिकलिंगाधिपति भी पूछ सकता है। क्लियर है? एक मिनट। ठीक है, तो त्रिकलिंगाधिपति भी पूछा जा सकता है ना। द विदुषाल, इन विदुषाल भंजिका राजशेखर एड्रेस्ड युवराज देव एस उज्जैनी भुजंगा एंड त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, भाकमिश्र एवं जो गौल्लक नामक व्यक्ति हैं युवराज देव प्रथम के क्या मंत्री हैं। भाकमिश्रा एंड गौल्लक वर मिनिस्टर्स ऑफ युवराज देव फर्स्ट। इसके बाद आता है 64 योगिनी मंदिर। तो युवराज देव प्रथम के काल में जबलपुर के भेड़ाघाट नामक स्थान पर 64 योगिनी मंदिर का निर्माण होता है। तो पहला तो यही कि 64 योगिनी मंदिर जो है वो किस काल में बना, किस राजवंश के काल में बना, तो कलचुरी जो है त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश के शासन काल में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण होता है। क्लियर है? इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया, तो त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश के शासक युवराज देव प्रथम ने कराया। ठीक है, ये मंदिर जो है वो इसे क्या कहा जाता है, तो चूंकि इसका जो आकार है वो गोल आकार है ये मंदिर, इसीलिए इसको गोल की मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के बगल में एक मठ है जिसे गोल की मठ कहकर संबोधित किया जाता है। क्लियर है? तो 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी टेम्पल, भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने कराया। गोल आकार के कारण इसे गोल की मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर है? गोल की मंदिर कहा जाता है, तथा इसके समीप स्थित जो मठ है इस मठ को गोल की मठ कहकर संबोधित किया जाता है। तो युवराज देव फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द 64 योगिनी टेम्पल एट भेड़ाघाट। ठीक है, ड्यू टू इट्स सर्कुलर शेप इट इज नोन एज द गोलकी टेम्पल एंड द नियर बाय मोनेस्ट्री इज कॉल्ड द गोलकी मठ। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा नोहलेश्वर शिव मंदिर, नोहलेश्वर शिवा टेम्पल भी मिलता है। तो युवराज देव प्रथम की जो रानी है जिनका नाम है नट्टा, है ना, नट्टा ही है, सॉरी नोहला, नट्टा देवी तो उनकी थी, है ना, नोहला। युवराज देव प्रथम की रानी है नोहला। इन्होंने दमोह जिले में नोहटा नामक जगह है ना, जिला याद रखना दमोह, दमोह में नोहटा नामक जगह है। इस नोहटा नामक जगह पर नोहलेश्वर जो है वो शिव मंदिर का निर्माण कराया था। वैसे भी जिसमें मंदिर में आपको लास्ट में ईश्वर शब्द मिल जाए समझ लेना भगवान शिव का मंदिर है, जैसे गुप्तेश्वर है ना, सिद्धेश्वर, नर्मदेश्वर, कहीं भी आप देखेंगे पिपलेश्वर, तो वो सब महादेव के मंदिर होते हैं, शिव के मंदिर होते हैं। तो जब इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाए समझ लेना भगवान शिव का ही मंदिर है वो। ठीक है, तो क्वीन नोहला ऑफ युवराज देव फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द नोहलेश्वर शिवा टेम्पल एट नोहटा इन दमोह डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आते हैं गांगेदेव। गांगेदेव के बारे में भी पूछा गया है भाई, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो शासक है वो कलचुरी के जो त्रिपुरी हैं, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं उनसे एसोसिएटेड रहा है। क्लियर है? तो गांगेदेव, इनका जो एक शिलालेख मिलता है महोबा से, महोबा से प्राप्त शिलालेख में गांगेदेव को विश्वजीत कहा गया है। ठीक है, इन द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम महोबा गांगेदेव हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज विश्वजीत। क्लियर है? इनका जो टाइटल मिलता है गांगेदेव का, विश्वजीत टाइटल इनका प्राप्त होता है। कहां से मिल रहा है? महोबा से प्राप्त शिलालेख में। इसके बाद अलबरूनी ने डाहल नरेश के रूप में गांगेदेव तथा उसकी राजधानी तिवौरी, ये त्योरी है, तिऔरी, क्लियर है, या त्रिपुरी का उल्लेख किया है। तो अलबरूनी जो है वो एक क्या है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आते हैं और ये भारत के बारे में जब लिखते हैं
प्रत्यय में ईश्वर लग जाए वो सभी भगवान शिव के मंदिर होते हैं, लाल जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रत्यय है ना में ईश्वर जहां लगा हुआ मिले वो सब भगवान शिव के मंदिर है। तो जैसे बृहदेश्वर हो गया, तो आप समझ जाओ बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। अलबरूनी ने क्या किया, ये डाहल मतलब वही जबलपुर के आसपास का जो राजा है, डाहल प्रदेश, तो डाहल नरेश के रूप में गांगेदेव और इसकी राजधानी किस क्या बताई है, त्योरी त्रिपुरी का उल्लेख किया है। अलबरूनी मेंशन्ड गांगे एज द रूलर ऑफ डाहाला एंड रेफर्ड टू हिज कैपिटल एज तिवौरी त्रिपुरी। गांगेदेव ने लक्ष्मी के छाप वाले सिक्के जारी किए जो चंदेलों, गहड़वालों और तोमरों में काफी लोकप्रिय थे, है ना। गांगेदेव इशूड कॉइन्स बियरिंग द इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी विच वर पॉपुलर अमंग द चंदेलास, गहड़वाल्स एंड तोमर। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि भाई जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे उसमें सर्वप्रथम सिक्के किसने चलाए थे, तो इनके सिक्के बहुत फेमस थे गांगेदेव के, इस कारण ये जाने भी जाते हैं। अब आता है कर्ण। कर्ण की बात करें तो इन्हें लक्ष्मी कर्ण अथवा कर्ण, है ना, कलचुरी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। ठीक है, कर्णदेव भी कहते हैं या कर्ण भी कहा जाता है। ये इस त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश के राजा हैं उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोमिनेंट रूलर है वो कर्णदेव को माना जाता है। लक्ष्मी कर्ण भी कहा जाता है इनको। लक्ष्मी कर्ण और कर्ण वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनारस में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो कर्णदेव क्या कर्णमेरु नामक शिव मंदिर है, इसका निर्माण कहाँ कराया है, बनारस में। कर्णा कंस्ट्रक्टेड अ शिवा टेम्पल नेम्ड कर्णमेरु एट बनारस। और पहले ही बता चुका हूं लिटरेचर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे अर्ली मिडिवल पीरियड में। राजपूत काल की हम बात करें, राजपूत पीरियड की बात करें, मध्य प्रदेश में राजपूत काल की बात करें, आर्किटेक्चर और लिटरेचर रेगुलर क्वेश्चन पूछा है। तो जितना भी आर्किटेक्चर आपको मिल रहा है इसे साइड में लिस्ट बना ले, डायनेस्टी वाइज लिस्ट बना के लिख लें, लिटरेचर की डायनेस्टी वाइज लिस्ट बना ले। हार्डली मैंने आपको बताया जितनी भी डायनेस्टी पढ़ेंगे 4 से 5 पेज नहीं लगेंगे जिसमें आपका पूरा राजपूत काल कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत छोटे छोटे शब्दों में बनाओगे तो मुझे लगता है 1-2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा राजपूत काल विथ ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बस 1-2 बार पहले इस पूरे स्लाइड्स को पढ़ लेना, मतलब जो भी नोट्स आपको मिलेंगे ये डिटेल में है तो इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना, उसके बाद सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स बना लेना, उन्हीं को रिवाइज करना। क्लियर है। पीवाईक्यू को 1-2 बार देख लेना, डायमेंशन पहले नोट कर लेना और उन डायमेंशन के बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट फैक्ट हैं वो नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, ये आपका खत्म। ऐसे ही एंशिएंट में करना है, ऐसे ही आगे भी चलेंगे, हम देखेंगे। कर्ण ने एक नगरी की स्थापना की जिसे कर्णावती नगरी कहा जाता है। क्लियर है, इन्होंने कर्णावती नामक नगरी की स्थापना की थी। अब ये जो कर्णावती नगरी है आज कहाँ है, तो ये करनबेल, जबलपुर के निकट करनबेल नामक जो स्थान है वो आज, मतलब जो कर्णावती नगरी है वो आज करनबेल के नाम से जानी जाती है, जबलपुर के निकट। क्लियर है। कर्णा फाउंडेड द सिटी ऑफ कर्णावती नोन टुडे एज करनबेल नियर जबलपुर। अमरकंटक के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया, कर्णदेव के द्वारा। तो अमरकंटक के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कर्ण द्वारा कराया गया है। द टेम्पल्स ऑफ अमरकंटक वाज कंस्ट्रक्टेड बाई कर्णदेव या कर्ण। कर्ण के समय वाराणसी इसकी दूसरी राजधानी थी। तो कलचुरियों की राजधानी में भी देख लेना भाई, कलचुरियों की राजधानी की बात करें, इनकी जो कैपिटल सिटी है कलचुरियों की कैपिटल सिटी, तो इनकी जो अर्ली कैपिटल है भैया, मेन कैपिटल क्या है इनकी, प्रमुख राजधानी क्या है, त्रिपुरी, है ना। इसी त्रिपुरी को अलबरूनी कह रहा है, त्योरी। और सेकंड कैपिटल, द्वितीय राजधानी, सेकंड कैपिटल, सेकंड कैपिटल कौन सी है भाई इसकी, वाराणसी, वाराणसी। और ये जो वाराणसी है ये किसके टाइम में मिल रही है हमको, कर्ण के टाइम में, कर्ण बनाता है ना। तो कर्ण के समय वाराणसी दूसरी राजधानी है, इसीलिए ये वाराणसी में क्या कर रहा है, निर्माण करा रहा है। क्लियर है। कर्ण ने प्रयाग में कर्ण तीर्थ घाट का भी क्या किया, निर्माण कराया था। कर्ण कंस्ट्रक्टेड द कर्ण तीर्थ घाट एट प्रयाग ड्यूरिंग द रीन ऑफ कर्ण, वाराणसी सर्व्ड एज द सेकंड कैपिटल। इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, क्योंकि महानतम राजा है इस वंश का, तो इसके दरबार में, इसके कोर्ट में कुछ रिनाउंड, है ना, क्या रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, जिसमें बिल्हण की बात करें, बल्लण की बात करें, नाचीराज की बात करें, कर्पूर की बात करें, विद्यापति। ये जो विद्यापति है ये भी महत्वपूर्ण है। क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं। बिल्हण,
विल्हण, वल्लन, नाचिराज, कर्पूरा एंड विद्यापति वर द कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ कर्ण। एक ग्रंथ आता है करकंड चरियु, करकंड चरियु, है ना, ये अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश जो भाषा है उसमें लिखा गया काव्य है। इसका रचयिता कनकमार कर्ण के दरबार में रहता था। मतलब जो इसका राइटर है कनकमार, ये कर्ण के दरबार में ही रहता था और इसने अपभ्रंश जो भाषा है उसमें करकंड चरियु नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कनकमारा, द ऑथर ऑफ द अपभ्रंशा वर्क करकंड चरियु, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कर्ण। अब आते हैं यशकर्ण। ठीक है, कर्ण के बाद कौन है? यशकर्ण। लेखों में यशकर्ण को जम्बूद्वीप रत्न प्रदीप कहा गया है। जम्बूद्वीप रत्न प्रदीप कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल है, इसकी उपाधि है ये एक प्रकार से, जो मिलता है कहां पर? अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में। इन इंस्क्रिप्शंस यशकर्ण हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज जम्बूद्वीपा रत्न प्रदीप। इसके बाद आते हैं नरसिम्हा। नरसिम्हा की उपाधि मिलती है परम माहेश्वर, इनका टाइटल है परम माहेश्वर, है ना। इनकी माता थी अलहण देवी। इन्होंने भेड़ाघाट में वैद्यनाथ शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर में जा रहा है ये। ठीक है, तो किसने? अलहण देवी ने किसका निर्माण कराया है? भेड़ाघाट में वैद्यनाथ शिव मंदिर का। नरसिम्हा's मदर अलहण देवी कंस्ट्रक्टेड द वैद्यनाथ शिवा टेम्पल एट भेड़ाघाट। फिर आते हैं त्रिलोक्य मल्ल। हमने देखा था त्रिलोक्य मल्ल इस वंश के क्या है? अंतिम शासक हैं, द लास्ट रूलर ऑफ द कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी, है ना। त्रिलोक मल्ल वाज द लास्ट रूलर ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कल्चुरी कालीन निर्माण एवं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। कल्चुरी राज्य का सर्वप्रथम ज्ञात कवि माना जाता है मायूराज, क्योंकि लिटरेचर बहुत हमने देखा इस समय में, कई सारे जो है हमें राइटर पोइट देखने को मिलते हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण काम भी देखने को मिलते हैं, वर्क भी देखने को मिलते हैं। तो जो पहला ज्ञात कवि कल्चुरी राज्य का जो हमें मिलता है उसका नाम मिलता है मायूराज। मायूराज की कुछ रचनाएं भी मिलती हैं, है ना। तो मायूराज वाज द अर्लीस्ट नोन पोएट ऑफ द कल्चुरी स्टेट। मायूराज की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? द मेजर वर्क्स ऑफ मायूराज वर, एक है आपका उद्दात राघव, उद्दात राघव, और दूसरा है तापवत्स राज। ये दोनों क्या है? नाटक हैं। तो ये दो नाटक किसके द्वारा? मायूराज के द्वारा लिखे गए। मायूराज जो पहले ऐसे ज्ञात कवि हैं जो कल्चुरी राजवंश के कोर्ट पोएट माने जाते हैं। क्लियर है? इनकी रचनाएं के नाम याद रखेंगे आप, उद्दात राघवा एंड तापवत्स राज। इसके बाद आते हैं राजशेखर। राजशेखर को महेंद्रपाल ने कविराज की उपाधि से विभूषित किया था। महेंद्रपाल हालांकि जो राजा हैं ये किसके हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, लेकिन चूंकि इनके दरबार में है, इस फैक्ट को वहां भी लिंक कर लेना। राजशेखर को महेंद्रपाल ने कविराज की उपाधि से विभूषित किया था। राजशेखर वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ कविराज बाय महेंद्रपाल। अब इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें, त्रिपुरी के कल्चुरी जो राजवंश है, इन राजवंश के दौरान जो प्रमुख स्थापत्य, जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया, स्थापत्य कला जो इस समय देखने को मिलती है, तो मेनली मंदिर ही मिलते हैं हमको। मंदिरों में पहला मंदिर है 64 योगिनी, लिस्ट पूरी बना के दे दी है आपको। कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर। शिव मंदिर नौहटा में मिलता है, जो नौहलेश्वर शिव मंदिर है भैया, दमोह में। गोलकी मठ ये कहाँ पर है? मंदिर, ये मैयर सतना कैसे हो गया भाई, है ना। ये गोलकी मठ एक्चुअल में आपका ये आएगा, ये भी जबलपुर में ही है, इसके पास में। फिर है शिव मंदिर चंद्रे सीधी से प्राप्त होता है। काशी बनारस में कर्णमेरु मंदिर मिलता है। बट पुलेश्वर मंदिर, ये इसके सेनापति थे वट पुलेश्वर कादम्बारी। फिर विराटेश्वर मंदिर सोहागपुर शहडोल में, है ना। त्रिआयतन कर्णमठ ये अमरकंटक जो मंदिर समूह है उसमें प्राप्त होता है। और कोडल का शिव मंदिर ये दमोह जिले में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो कल्चुरी राजवंश है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोमिनेंट फैक्ट थे और जो डायमेंशंस थे, है ना। एक कैपिटल सिटी याद रखना, फाउंडर याद रखना, लिटरेचर याद रखना, आर्किटेक्चर याद रखना, और कोई प्रोमिनेंट फैक्ट है किसी रूलर से रिलेटेड उसको याद रखना। बाकी को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करने के पहले 2-3 बार पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि सर ने बोला था पीवाईक्यू के बेसिस पे और सीधे सीधे स्किप कर जाओ, ऐसा मत करना दोस्तों। क्लियर है? आज एक और राजवंश कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी और हिम्मत भर लो आप लोग, है ना। तो मालवा का परमार राजवंश हो जाएगा। बाकी के बचे जो 2-3 राजवंश हैं वो कल की क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मालवा का जो परमार राजवंश है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी रेगुलर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो परमारा डायनेस्टी ऑफ मालवा, मालवा का परमार राजवंश।
जानकारी के साधनों की बात करें, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें परमार राजवंश की, तो मेनली जो मालवा वाले क्षेत्र में ही शासन करता हुआ दिखाई देगा आपको। और इसके जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास जानने के जो साधन है या हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो, साहित्यिक स्त्रोत हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, पुरातात्विक स्त्रोत हो, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके सोर्सेज भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, जिसमें इंस्क्रिप्शन सबसे पहले आते हैं, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख सबसे पहले आते हैं, उसमें उदयपुर प्रशस्ति ये पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का पीवाई को हमने देखा था, उदयपुर प्रशस्ति जो इस वंश के राजा उदयादित्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा जारी की गई थी। फिर आती है एक नागपुर प्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वसंतगढ़ अभिलेख भी इनके बारे में जानकारी देता है। फिर पट नारायण अभिलेख और फिर जैनद अभिलेख, ये सभी जो है वो इनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उदयपुर प्रशस्ति ऑफ उदयादित्य, नागपुर प्रशस्ति, वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, पट नारायण इंस्क्रिप्शन एंड जैनद इंस्क्रिप्शन, ये सभी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। इसके बाद आते हैं लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, साहित्यिक स्त्रोतों की बात करें, तो नव सहसांग चरित, ये पद्मगुप्त, इनके जो कोर्ट पोइट रहते हैं इस समय के राजाओं के, उनके द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, उसमें पद्मगुप्त बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नव सहसांग चरित नामक रचना लिखी है। फिर खयात, जे मुहूर्त नैणसी नामक एक व्यक्ति है, उनकी रचना है खयात। फिर पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई की रचना है, उससे भी जानकारी मिलती है। और आईन अकबरी जो अबुल फजल की है, उसमें भी इस वंश के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है ना। लिटरेरी सोर्सेस में नव सहसांग चरिता, पद्म गुप्ता, खयात, मुनहौत नैन्सी, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ऑफ चंद्रबरदाई एंड आईन अकबरी बाई अबुल फजल। चलिए, इसके बाद यदि इसकी बात करें उत्पत्ति की, तो हम लोगों ने देखा था जो राजपूत उत्पत्ति, जो राजपूत जाति है, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। जैसे कर्नल जेम्स टाड ने इनको विदेशी जाति से उत्पन्न बताया है, जबकि जो अग्निकुंड सिद्धांत है या अग्निकुल सिद्धांत जिसे कहा जाता है, तो उसके तहत जो ऋषि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि थे, उन्होंने राजस्थान में जो अरावली पर्वत पर आबू पर्वत है, अरावली जो रेंज है उस पर आबू जो माउंटेन है, तो वहां पर एक यज्ञ किया था, एक अग्निकुंड बनाया था। और उस अग्निकुंड से पहले 3 जो है वो राजपूत जो है योद्धा निकलते हैं, जिसमें परमार भी रहते हैं ना, परमार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 निकलते हैं। बाद में फिर अंत में चौहान निकलते हैं, एक अलग से अग्निकुंड बनाते हैं। तो उसमें से है ना माउंट आबू, परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से संबंधित अग्निकुल सिद्धांत से मानी जाती है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द परमारा डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी कनेक्टेड विद द अग्निकुला थ्योरी एसोसिएटेड विद द माउंट आबू, है ना। महर्षि वशिष्ठ इस वंश के उत्पत्ति पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि ये जो यज्ञ किया था, ये महर्षि वशिष्ठ के ही नेतृत्व में किया गया था अग्निकुल यज्ञ, इसीलिए इसके क्या माने जाते हैं, उत्पत्ति पुरुष, मतलब इन्हें उत्पन्न करने वाले। महर्षि वशिष्ठा इज रिगार्डेड एज द प्रोजेनिटर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें, ठीक है, यहां थोड़ा सा वो लगा लेना आप, मेजर रूलर्स की बात करें, प्रमुख शासकों की बात करें, मेजर रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो इस वंश के प्रमुख शासकों में आप देखेंगे, संस्थापक फाउंडर कौन है, उपेंद्र या कृष्णराज इसके फाउंडर माने जाते हैं। फिर आते हैं बैरी सिंह, बैरी सिंह के बाद आते हैं सियक प्रथम, है ना, फिर वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय, सियक सेकंड, वाकपति सेकंड, मुंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधुराज इंपॉर्टेंट है, भोज इंपॉर्टेंट है, फिर जयसिंह फर्स्ट, उदयादित्य और महलक देव अंतिम शासक है। महलक देव के बारे में क्वेश्चन हमने देखा था, है ना, परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने पराजित किया था, तो वो महलक देव वहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। उपेंद्रा और कृष्ण राजा फाउंडर, वैरी सिंह, सियक फर्स्ट, वाकपति फर्स्ट, वैरी सिंह फर्स्ट, वैरी सिंह सेकंड, सियक सेकंड, वाकपति सेकंड, वाकपति मुंज भी कहते हैं इनको, सिंधु राजा, राजा भोज, सबसे इंपॉर्टेंट राजा भोज हैं, जयसिंह फर्स्ट एंड उदयादित्य एंड महलक देवा द लास्ट रूलर वाज डिफीटेड बाय द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एक एक करके देखते हैं। उपेंद्र की बात करेंगे। उपेंद्र जो है ये मालवा के परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं, है ना। इसकी स्थापना इन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब जो 8th सेंचुरी थी उसके अंतिम समय में, लास्ट फेज में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। किसका? मालवा के परमार राजवंश का, है ना। उपेंद्र वाज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा एस्टेब्लिश्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 8th सेंचुरी।
है ना। कवयित्री एक पोइटेस हैं, उपेंद्र के दरबार में सम्मानित थी, इनकी कोर्ट पोइटेस मानी जाती है। सीता इनका नाम था। क्लियर है, तो याद रखना पोइटेस सीता वाज ऑनर्ड इन द कोर्ट ऑफ उपेंद्र। इसके बाद आते हैं बैरी सिंह सेकंड। बैरी सिंह सेकंड की बात करें तो बैरी सिंह द्वितीय का एक अन्य नाम मिलता है वज्रट स्वामी, है ना। इनका एक अदर जो नेम मिलता है, बैरी सिंह मा सेकंड वाज आल्सो नोन एज वज्रट स्वामी। ठीक है, ये अभिलेखों में नाम प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं सियक सेकंड। सियक सेकंड का भी एक नाम मिलता है सिंह दंत भट्ट। सिंह दंत मतलब शेर के जो दांत हैं उस तरीके से, तो सिंह दंत भट्ट, तो वेरी सियक सेकंड आल्सो नोन एज सिंह दंत भट्ट। क्लियर है। ये जो प्रारंभिक परमार शासक हैं उनमें सबसे महान माने जाते हैं। जो अर्ली परमार रूलर्स हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं कौन? सियक सेकंड। द प्रारंभिक परमार शासकों में सबसे महान, कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट अमंग द अर्ली परमारा रूलर्स। इनके कुछ टाइटल मिलते हैं, उपाधियां मिलती है हमको। टाइटल्स क्या क्या है? जैसे कि महाराजा धीराजपति तथा महामांडलिक चूड़ामणि, ये कुछ टाइटल्स हैं। महाराजा धीराजपति एंड महामांडलिक चूड़ामणि, ये इनके टाइटल्स हमको मिलते हैं। फिर आते हैं बागपति सेकंड मुंज, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बागपति सेकंड या इन्हें मुंज भी कहा जाता है, बागपति मुंज कहकर भी संबोधित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो अन्य नाम हैं वो क्या है? मुंज और उत्पल। ठीक है, तो बागपति सेकंड आल्सो नोन एज मुंजा एंड उत्पला। इनकी उपाधियां क्या मिलती हैं इंस्क्रिप्शन से? तो इनकी उपाधियां हैं पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष याद रखना। टाइटल्स की बात करें, पृथ्वी वल्लभा, श्री वल्लभा एंड अमोघ वर्षा। इसे हूणों का विनाशकर्ता कहा जाता है, डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ हूनास, है ना। डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ हूनास। तो जो हूण भारत में थे, हूण राज जो डायनेस्टी थी, उनका अंतकर्ता, उनका विनाशकर्ता किसे कहा गया है? तो वाकपति मुंज को कहा गया। मुंज ने चालुक्य शासक तैलप सेकंड को कितनी बार? 6 बार पराजित किया। जो तैलप द्वितीय था, चालुक्य वंश का जो राजा था, इसे लगभग 6 बार मुंज क्या करता है? पराजित करता है। तो मुंज डिफीटेड द चालुक्य रूलर तैलप सेकंड 6 टाइम्स। इसके बाद आते हैं मुंज की बात करें तो मुंज ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किए थे। आर्किटेक्चर की बात करें, इनके द्वारा निर्माण की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इन्होंने एक झील बनवाई थी, लेक बनवाई थी, जिसे मुंज सागर झील कहा जाता है ना। तो मुंजा कंस्ट्रक्टेड द मुंज सागर लेक एट धार। धार याद रखना, इनकी कैपिटल रहेगी, राजधानी रहेगी। तो इनकी कैपिटल सिटी क्या रहेगी भाई? धार। क्लियर है, तो धार को याद रखना। एंड अनदर मुंज सागर एट मांडू, और एक और मुंज सागर इन्होंने कहा बनवाया? मांडू में। तो 2 झीलें बनवाते हैं ये, एक धार में और दूसरा मांडू में, दोनों के ही नाम मुंज सागर रखते हैं। मुंज स्वयं विद्वान थे तथा विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, और इनके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। मुंजा हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर एंड ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्नड मैन। ठीक है, इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो आप देख सकते हैं पद्मगुप्त, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मगुप्त की रचना कौन सी है? नव सहसांग चरित। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे, नव सहसांग चरित पे। इसके बाद आते हैं धनंजय। धनंजय ने जो एक किताब लिखी है दशरूपक, है ना, इनका जो रचना है किताब है दशरूपक। धनिक की बात करें, धनिक भी एक इनके क्या है? लेखक हैं, कोर्ट पोइट हैं, और इन्होंने यशो रूपावलोक नामक ग्रंथ की रचना की है। और फिर आते हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग ये जैन हैं, और इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की है। क्लियर है। इंग्लिश में आप चाहो तो लिख लेना इसको, पदम गुप्ता, इनकी जो रचना है नव सहसांग चरित, नव सहसांग चरित। ठीक है, दशरूपक, यशोरूपावलोक, रूपावलोक और प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, है ना। धनंजय नंजय धनिक, सॉरी, एंड मेरुतुंग। ठीक है,
तो ये इनके दरबारी विद्वान हैं और इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर देख लो, पद्मगुप्त, नव साहसांग चरित, धनंजय, दश रूपक, धनिक, यशो रूपावलोक एंड मेरुतुंग जो जैनाचार्य हैं, प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद आते हैं सिंधुराज। सिंधुराज इंपॉर्टेंट है, जो किताब है पद्मगुप्त की रचना नव साहसांग चरित। तो उस नव साहसांग मतलब नए साहस की बात की जा रही है, क्योंकि आपका ये जो वाकपति मुंज है, इनके बाद जो है वो ये परमार जो राजवंश है मालवा का, ये थोड़ा सा डिक्लाइन करने लगता है। क्लियर है, यहाँ डिक्लाइन वाला, पतन वाली अवस्था आती है इनकी, थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो जाता है। सिंधुराज आते हैं और सिंधुराज पुनः इस वंश की, इस परमार राजवंश की जो प्रतिष्ठा है उसे पुनर्स्थापित करते हैं। इसीलिए एक नए साहस का संचार होता है इस राजवंश में। ठीक है, इस राजवंश की जो प्रतिष्ठा है उसे पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं सिंधुराज। तो इन्हीं के लिए पद्मगुप्त ने नाटक जो अपनी रचना लिखी है नव साहसांग चरित, मतलब वो सिंधुराज पर ही आधारित है। क्लियर है, सिंधुराज के साहस की बात उसमें की गई है। सिंधुराज को ही नव साहस कहा गया है। तो इनकी उपाधियों की बात करें सिंधुराज की, तो नव साहसांग, कुमार नारायण, नवीन साहसांग, मालविका मृगांक माहे, अवंती तिलक, अवंतीश्वर, परमार महेंद्र और मालवराज, ये सब टाइटल है इनके, याद रह जाए तो ठीक है। बाकी नव साहस, नव साहसांग याद रखना भाई, ये पूछा जाता है ना। नव साहसांग का कुमार नारायण, नवीन साहसांग, मालविका मृगांक, मृगांका कह दिया, मृगांका है, MG कर लेना इसको, मृगांका, अवंती तिलक, अवंतीश्वर, परमार महेंद्र एंड मालव राज। ठीक है, पद्मगुप्त की रचना नवसासांक चरित मुख्य रूप से सिंधुराज से संबंधित है। पहले ही बताया आपको, पद्मगुप्ता फर्क, नवसासांक चरित मेनली डील्स विथ सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज ने कुंतल, हूण, बागड़, लाट, मूरल तथा केरल पर विजय प्राप्त की थी। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत नहीं पूछेगा। सिंधुराजा अचीव्ड विक्ट्रीज ओवर कुंतल, द हूणा, द बागड़, द लता, मूरल एंड केरल रीजन। अब आते हैं आपके राजा भोज। ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर हैं इस वंश के, और मोस्टली आप देखेंगे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, लगभग इन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक, मतलब 55-56 वर्ष इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो किंग भोजा द ग्रेट, राजा भोज महान, इनकी बात करेंगे। राजा भोज मालवा के परमार वंश के महानतम प्रतापी योद्धा हैं और स्वयं विद्वान एवं विद्वानों के संरक्षणकर्ता शासक थे। किंग भोजा वाज द ग्रेटेस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द परमारा डायनेस्टी ऑफ मालवा एंड अ स्कॉलर एज वेल एज ग्रेट पैट्रन ऑफ द लर्नड मैन। राजा भोज की बात करें तो इन्होंने राजधानी उज्जैन से कहां ट्रांसफर की, धारा नगरी स्थानांतरित की। क्लियर है, तो अगर आप यहां पर कैपिटल की बात करें, हमने कैपिटल में पीछे चर्चा की है ना, ये रहा, तो इसे थोड़ा सा यहां भी एक क्रोनोलॉजी बना लेना कैपिटल सिटी की, कि भाई इनकी जो अर्ली कैपिटल है वो है उज्जैन। क्लियर है, उज्जैन प्रारंभिक राजधानी क्या है आपकी, उज्जैन। क्लियर है, इसके बाद हमने देखा कि उज्जैन से कहां ले जा रहे हैं जी, धार। इसके बाद राजधानी परिवर्तन, कैपिटल शिफ्टेड कहां पे, तो उज्जैन टू धार। राजधानी कहां से, उज्जैन से कहां ट्रांसफर करती, धार। तो इस फैक्ट को यहीं पर आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है, जब नोट्स बनाए तो ये, क्योंकि राजधानियों के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे हैं, तो भाई राजधानियों को छोड़ना नहीं है ना। हमने प्रत्याहारों में भी देखी उनकी राजधानियां, उसके बाद हमने कलचुरियों की भी राजधानियां देखी, अब परमारों की भी देख लो आप। ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशन निकल के आया था PYQ की बेसिस पे, उसमें कैपिटल सिटी पूछ रहा है। तो राजा भोज ने राजधानी उज्जैन से धारा नगरी, जो वर्तमान धार जिले में आता है, वहां पर क्या किया, ट्रांसफर कर दी थी, है ना। किंग भोजा शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धारा नगरी धार। वह एक महान निर्माता थे तथा उन्होंने अनेक मंदिर, बांधों आदि का निर्माण कराया था। ही वाज अ ग्रेट बिल्डर एंड कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल्स एंड डैम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स।
राजा भोज स्वयं विद्वान तथा क्या थे, वास्तुशास्त्र के विषय में जानते थे, ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानते थे, व्याकरण, खगोल आदि विषयों पर इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। और जो हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर लगभग 33 के आसपास इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, किंग भोजा हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर एंड कंपोज्ड सेवरल वर्क्स ऑन आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर एंड अदर सब्जेक्ट्स, पॉसिबली टोटलिंग 33 टेक्स्ट। ठीक है, इनकी एक रचना है समरांगण सूत्र। समरांगण सूत्र मेनली आर्किटेक्चर के ऊपर इनका बहुत ही बेहतरीन जो है वो ग्रंथ माना जाता है। और आज भी जो आर्किटेक्चर की जब पढ़ाई कराई जाती है, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है उसमें, तो समरांगण सूत्र, सूत्राधार जो है वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, टेक्स्ट वहां पर रेफर किया जाता है। ठीक है, दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वानों चित्तप, देवेश्वर, विनायक, शंकर, धनपाल और उबट। धनपाल पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, दरबारी विद्वान अलग अलग याद रखना, वाकपति मुंज के दरबारी विद्वानों को अलग याद रखना, राजा भोज के अलग, क्योंकि एक सीधा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राजा भोज का दरबारी विद्वान नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन राजा भोज का दरबारी विद्वान है, या कौन वाकपति मुंज का दरबारी विद्वान है। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप देखोगे राजा भोज जो है वो ये स्वयं विद्वान है और इनके समय में विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। इनके दरबार में कहा जाता है कि लगभग 500 के आसपास जो है विद्वान रहते थे। क्लियर है। इनके बारे में एक उक्ति भी है कि प्रत्येक विद्वान को एक श्लोक की रचना पर, क्लियर है, एक श्लोक की रचना पर 1000 दीनार इनाम में देते थे। और जब इनकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि भैया विद्वान, और क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक कोटेशन है, मैं भूल गया, स्किप हो गया। क्लियर है, कोर्ट स्कॉलर्स चित्तप, देवेश्वरा, विनायक, शंकरा, धनपाल एंड उवट, है ना, याद आएगा वो कोटेशन मैं बता दूंगा आपको। भोज के आश्रित विद्वानों की बात करें तो लगभग 500 तक थी, मतलब इनके जो आश्रित विद्वान थे इनके दरबार में, इनके संरक्षण में रहते थे, लगभग 500 थे। द नंबर ऑफ स्कॉलर्स पैट्रोनाइज्ड बाय भोजा वाज अराउंड 500। भोजकालीन जो भोज प्रबंध से अनेक पंडितों के बारे में जानकारी मिलती है ना। भोज प्रबंध इनकी रचना है, तो भोज प्रबंध नामक जो इनका टेक्स्ट है उससे कई सारे पंडित या विद्वानों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। द भोज प्रबंधा ऑफ द भोजा पीरियड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी स्कॉलर्स। इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है रोहक, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रोहक। और इनके कुछ सेनानायकों के नाम मिलते हैं जैसे कि कुलचंद्र, साड़ तथा सूरादित्य। कुलचंद्र, साड़ और सूरादित्य। राजा भोज की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके टेक्स्ट सारे याद रखने हैं, इनकी सभी रचनाएं आपको याद होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेगुलर पूछता है। जैसे कि सरस्वती कंठाभरण इनकी एक रचना है, श्रृंगार प्रकाश, फिर चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी कथा भी इनकी रचना है, अवनी कूर्म शतक, कोदंड काव्य, सुभाषित प्रबंध, तत्व विनोद, गीत प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, योग वृत्ति सूत्र और सम्रांगण सूत्राधार, है ना। द मेजर वर्क्स ऑफ किंग भोजावास। ठीक है, तो ये सभी हैं आपके, जिन्हें याद रखना है। सम्रांगण सूत्र की बात करें तो यह राजा भोज की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जो मुख्यतः वास्तुशास्त्र एवं मूर्तिकला पर आधारित है। सम्रांगण सूत्राधारा इज द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ राजा भोज, किंग भोजा, बेस्ड ऑन किस पर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब इनके द्वारा कई सारे कंस्ट्रक्शन कराए गए थे, तो इनके कंस्ट्रक्शन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने भोजशाला का निर्माण कराया था। क्लियर है, भोजशाला ये कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है। और यहाँ पर इन्होंने सरस्वती मंदिर और एक विद्यालय का निर्माण कराया था, स्कूल का निर्माण कराया था। ठीक है, ये भोजशाला हर साल चर्चा में रहती है। जैसे कि अभी बसंत पंचमी आएगी तो यहाँ पर चूंकि क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भोजशाला इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया था और जो एक संस्कृत विद्यालय एस्टेब्लिश किया था, उसी से बाद में जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांता आएंगे तो उसके अंतर्गत जो है एक मस्जिद का भी निर्माण हो जाता है। तो वहां पर हिंदू मुस्लिमों को लेकर के एक थोड़ा सा सेंसिटिव जोन बन जाता है, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थल घोषित किया हुआ है मध्य प्रदेश में। भोजशाला धार में है। अभी से आज के न्यूज़पेपर में या कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि वहां पर सुरक्षा प्रबंध को लेकर के जो है वो आप धारते धने रक्षार्थे, जी बिल्कुल बिल्कुल लाल जी, है ना, यही श्लोक है। तो भोजशाला बहुत सेंसिटिव है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। और बसंत पंचमी के टाइम पर ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। क्लियर है, तो वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पूजा करने जाते हैं। और
चूंकि वो मस्जिद भी लगी हुई है तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर शुक्रवार के दिन या कोई हिंदू मुस्लिम दोनों का सेम कोई ऐसा ओकेजन है वहाँ पर जो है वो रहता है, तो फिर बहुत सेंसिटिव हो जाता है मामला वहाँ पर। क्लियर है? तो अभी जो है वो आपने आज के न्यूज़पेपर में आया था शायद, उस दिन हिंदू समुदाय के लोगों को ही पूजा करने की अनुमति दी जा रही है इस बार बसंत पंचमी पे, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में था। तो वो टेंशन वाला माहौल क्रिएट होता है, तो ये हमेशा चर्चा में रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद है त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिभुवन नारायण टेम्पल, ये एमपीपीएससी पूछ चुका है। किसने इसका निर्माण करवाया था? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। इसके बाद भोजताल, भोजताल जो भोपाल में बड़ी झील है, बड़ा तालाब है, भोजताल जिसे कहा जाता है भोपाल में, है ना, इसे बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। इसके बाद आता है धार का किला, ये धार का किला भी राजा भोज ने इस किले का निर्माण कराया था। अब आते हैं उदयादित्य। ठीक है, उदयादित्य की बात करें तो उदयादित्य जो है वो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्होंने क्या किया? उदयपुर नगर की स्थापना की। उदयादित्य फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, है ना। इन्होंने नीलकंठेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। अगेन आर्किटेक्चर, जो उदयपुर कहां पर? विदिशा में स्थित है। ही कंस्ट्रक्टेड द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर विदिशा। इन्होंने उदयपुर में ही उदय समुद्र नामक तालाब भी खुदवाया था, है ना। उदय समुद्र टैंक या इसे कहते हैं हम लोग पॉन्ड, एक्सकेवेटेड एट उदयपुर। और ऊन में इन्होंने क्या किया? कुछ मंदिर बनवाए थे। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द सेवरल टेम्पल एज ऊना। फिर आते हैं नरवर्मन। नरवर्मन का एक टाइटल मिलता है निर्वाण नारायण, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और फिर अंतिम शासक है महलक देव। महलक देव इस वंश के अंतिम शासक हैं, परमार वंश के, है ना। तो महलक देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं आइनुल मुल्क मुल्तानी, है ना, मुल्तानी लगा लेना आप। आइनुल मुल्क मुल्तानी पूरा नाम है इनका। मुल्तानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले मुल्तान से बिलोंग करते थे, मुल्तान के क्या थे? सेनापति थे। तो ने महलक देव को पराजित किया और मालवा के राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला देते हैं। क्लियर है? तो आइनुल मुल्क मुल्तानी, द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, डिफीटेड महलक देवा एंड ब्रॉट द किंगडम ऑफ मालवा अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि भैया किस सुल्तान ने, मतलब किस अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को पराजित किया था? तो आइनुल मुल्क मुल्तानी साहब ने किया था। अब बात करते हैं इनकी सांस्कृतिक और स्थापत्य संबंधी उपलब्धियों की। तो मेनली जो लिटरेचर है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो जितने भी लिटरेचर है और इनका आर्किटेक्चर है वो पूरी लिस्ट मैंने बना करके रख दी है। लिस्ट आप लोग पढ़ लेना। लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं और संरक्षक हैं, देख लेना। जैसे कि हेमचंद्र हो गया, इनकी रचनाएं देख लेना आप। पदम गुप्त, उवट, मल्ल, हरिसेन, ये आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। और इनके संरक्षक किस शासक के काल में थे वो सभी यहाँ पर मैंने बना दिए, है ना। भोज, नरवर्मन, अर्जुन वर्मन, हलायुद्ध, अमित गति, ठीक है, देवसेन, धनपाल, शोभन, महासेन, जैन। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? फिर आते हैं आपके परमारकालीन स्थापत्य, है ना। तो नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर विदिशा, वाग्देवी का मंदिर धारानगरी, वही सरस्वती जी का मंदिर है ना, भोजशाला राजा भोज। सिद्धेश्वर मंदिर नेवावर देवास में अज्ञात के द्वारा है। भोजेश्वर भोजपुर शिव मंदिर, है ना, भोजपुर का जो शिव मंदिर है, मध्य भारत का सोमनाथ जिसे कहा जाता है, जहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो मंदिर अधूरा रह गया था, राजा भोज के द्वारा निर्मित किया जा रहा था। तो भोजपुर भोपाल के पास है। जामली शिव मंदिर धार में है, ये 12वीं सदी में बनाया गया था। और ऊन के मंदिर समूह 8 मंदिर हैं इसमें, 11वीं से 12वीं सदी के मध्य है ना। धनेश्वर का मंदिर महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में है। जो महाकाल मंदिर है उज्जैन का, तो उसी के प्रांगण में, उसी के परिसर में जो है वो ये मंदिर है, धनेश्वर का मंदिर। राजा जो धनिक कवि थे उनके द्वारा निर्मित कराया गया था। और उदयेश्वर मंदिर है ना, ये जो राजा थे उदयादित्य, इन्होंने उदयपुर विदिशा में बनाया था भगवान शिव के लिए। तो पूरा लिस्ट यहाँ बना दी गई है। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार हो गए आपके। गुर्जर प्रतिहारों के बाद आपके परमार और त्रिपुरी के कलचुरी, तीनों के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। जो मेजर डायमेंशन थे एक बार फिर देख लो, डायमेंशन कौन कौन से थे। सबसे पहला डायमेंशन था आपका फाउंडर, फाउंडर संस्थापक। तो पूरे राजपूत काल में आपको संस्थापकों को याद रखना है। दूसरा कैपिटल कौन क्या क्या रही इनकी, है ना, राजधानी। तो राजधानी के बारे में याद रखना है भाई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था आर्किटेक्चर, स्थापत्य से क्वेश्चन ज्यादा है। तो स्थापत्य कला में क्या क्या जो है वो बनवाया गया। दूसरा है लिटरेचर, इस पूरे टाइम पीरियड का लिटरेचर बार बार पूछा गया है।
साहित्य और उनकी रचना, साहित्यकार और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं। साथ ही साथ जो मेजर रूलर्स हैं आपके, जो महत्वपूर्ण शासक हैं, उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट है आपका, प्रोमिनेंट फैक्ट है, तो वो पूछा गया है आपका। शासकों से संबंधित कोई एक आधा फैक्ट है तो वो एक आध दो ही फैक्ट आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको इस पूरे टाइम फ्रेम में कहीं नहीं पढ़ना। हमने कहीं नहीं देखा कि किसने किसको मारा, किसने किसको पराजित किया, किसने किसको कूटा, किसने किसका सर फोड़ दिया, किसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। देखा क्या? कहीं नहीं देखा। क्लियर है? तो इन डायमेंशन को कवर करो। और इस राजपूत काल का जो, क्योंकि ये सबसे बोरिंग सा लगता है पढ़ने में लोगों को, लेकिन पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि भाई इस टॉपिक से कैसे निकलना है, फंस के नहीं रहना है। क्लियर है? इससे कैसे निजात पानी है, और जो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उनको कैसे कवर करना है ना। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो उसे कैसे आप जो है वो अटेम्प्ट करने की स्थिति में आते हो, तो वो यही है। बाकी ये हमारी विश्वास नामक जो टेस्ट सीरीज है, नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है हम लोगों ने। विश्वास नाम दिया गया है। विश्वास नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम ये विश्वास जो है आपको दिलाते हैं कि भाई आपका जो कट ऑफ है वो आपका इस टेस्ट सीरीज से हम कट ऑफ जो है वो क्लियर करवा देंगे, है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट दिए जाएंगे 25। 9 फरवरी से स्टार्ट होगी, 20 अप्रैल तक 999 में आपको उपलब्ध हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 10 टेस्ट यूनिट वाइज हैं, 5 टेस्ट 2 यूनिट को मर्ज करके, और 10 टेस्ट फुल लेंथ है। अब ये विश्वास क्यों है? तो इसे टेस्ट सीरीज ना कहते हुए हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज कह रहे हैं, है ना। 2500 क्वेश्चन रहेंगे और 2500 अलग अलग डायमेंशंस पे रहेंगे। जैसे डायमेंशन निकाल रहे हैं ना, इसमें भी कोई सब डायमेंशन जो निकलता है, तो उस तरीके से लगभग 2500 अलग अलग डायमेंशन बेस्ड पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस इसमें रखे जाएंगे। तो बहुत पॉसिबिलिटी है, और मैं मतलब गारंटी शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन ये है, ये विश्वास आपको मैं दिला सकता हूँ कि आपका कट ऑफ जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, या आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिनको 90 डेज प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ये 90 डेज प्रोग्राम प्रैक्टिकली और साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए। आपका जो रिवीजन शेड्यूल है वो इसमें इंक्लूडेड है, तो आपके रिवीजन वाले टाइम को, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, अपने सिलेबस को, शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस बना सको और प्रैक्टिस कर सको, तो उसी हिसाब से हर मंथ हमने मतलब कम किया है आपका जो भार है पढ़ने का, और रिवीजन को टाइम ज़्यादा दे पाओ। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी लाल जी, आपने जो कोर्स लिया है 90 डेज, तो इसी में है टेस्ट सीरीज। बाकी जो अलग से परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो आप बता सकते हैं अपने सहयोगियों को, भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर सेम क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय